स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड पे। तो शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को। इनका नाम है गगन देव रियार। गगन देव रियार जो है ये 22 ईयर्स को ऑलमोस्ट जो है ये थिएटर का एक्सपीरियंस रखते हैं अपना। ये एक राइटर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। एट साथ में जो है आप इन्हें ओटीटी पे भी देख चुके हैं, जहाँ पे स्कैम 2003 में जो है इन्होंने रोल प्ले किया है अब्दुल तिलगी का। इस कैरेक्टर में आप इन्हें देख चुके हैं। एंड उसके बाद जो है ये अलग अलग जो है ये के साथ में इस जर्नी के थ्रू जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस आप इन्हें फोचरैया में देख चुके हैं, जहाँ पे इन्होंने उच्च वाजपेयी के साथ में, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो है स्क्रीन शेयर की थी। आप इन्हें जो अलग अलग शोज पे देख चुके हैं, जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और इनकी क्या एडवाइस रहती है नए नए एक्टर्स के लिए, नए नए राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, जो कि इस फील्ड पे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे गगन देवटियार, फिर उनकी जर्नी को लेके और काफी सारे एक्सपीरियंसेस को लेके कि उनकी क्या जर्नी रहती है। नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू शब्दों का सफर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। आपने काफी सारे साल जो है थिएटर को दिए हैं एंड उनसे जो है आपने ट्रेनिंग भी ली है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपकी जर्नी की शुरुआत, एक्चुअल में शुरुआत कैसे हुई आपका, कि मतलब आपका एक्टिंग की तरफ जो है रुझाव कैसे बढ़ा या कैसे आपने शुरू किया। अ, हम बचपन से ही घर में फिल्में और टेलीविजन वगैरह तो देखते ही रहते थे। जी और हालांकि थिएटर के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज जी जिस जगह से मैं था पठानकोट, जहाँ मेरी शुरुआती जो भी एजुकेशन हुई, तो जी। उस समय थिएटर से मेरा कोई लेना देना नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि थिएटर नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ जी। जब हम लोग 93 में बॉम्बे शिफ्ट हुए, मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि वो खुद एक एक्टर बनना चाहते थे, जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अचीव नहीं कर पाए। और अराउंड 1996 जब मैंने अपने 10th के एग्जाम दिए थे और 2-3 महीने की छुट्टियां चल रही थी, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो। जी एंड मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको एक ट्राई करता हूँ, लेट्स सी जी क्या होता है। जी क्योंकि एक्टिंग अच्छी तो लगती थी, लेकिन करूंगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। जी और मैं पता नहीं, मैं अच्छा था भी नहीं कि कितना जी अच्छा था, क्या क्या कर जी पाऊंगा कुछ पता नहीं जी था, और जी उम्र डेफिनेटली। भी काफी इम्प्रेशनेबल थी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, और वो 2 महीने का एक क्रैश कोर्स था जो अशोक कुमार एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स जी चेंबूर में, मैत्री पार्क में, जी उन्हीं के मुंबई बंगलों में। में ही उनकी डॉटर, मुंबई में। हाँ, रूपा जी गांगुली, मुंबई में ही जी वो करती थी उसको पूरा। तो मैंने वहां पे, मेरे पापा ने मुझे दाखिल करवा दिया, और जी 2 महीने मैंने वहां पे जो मुझे बहुत मजा आया, जो लिप सिंक करते हैं गानों के ऊपर, या फिर हाँ जी हमें दीवार, या फिर अपने शराबी फिल्म के अमिताभ बच्चन के, या जी कोई ऐसी महेश भट्ट की फिल्मों के सारांश, जी श्याम बेनेगल की फिल्मों के इससे जी सीन मिले थे, और हम जी वो सीन प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे काफी मजा आने लग गया कि ये जी तो बहुत मजेदार चीज है कि मैं ही रहूं और साथ में मैं कुछ और भी बन सकता हूँ, जी मतलब और एक हर बार अलग मैं कुछ एक किरदार नया आप कुछ प्ले बनूं। करने को मिल रहा है आपको, जो एक अलग बिल्कुल। कैरेक्टर एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। हाँ, और फिर जब छुट्टियां खत्म हुई, फिर कॉलेज जाने का टाइम आया, हमने कॉलेज, एंड फॉर्चुनेटली मैंने जो डिसीजन लिया, रूपरेल कॉलेज है माटुंगा में, जी बॉम्बे में ही, अ, मैंने वहाँ पे एडमिशन ली, और मुझे वहाँ पता लगा कि वहाँ मराठी थिएटर जो है वो बहुत ही जोर शोर से होता है, जी बहुत ही इंटर जी कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, जी बाहर से डायरेक्टर्स आते हैं, जी वर्कशॉप्स होती हैं। जी तो मैंने वो ज्वाइन किया, और फिर मुझे थिएटर की तरफ से पूरा जो है वो एक अलग, जिसे कह सकते हैं, एक एजुकेशन मिली कि एक अच्छा, ये भी एक जगह होती है, ये भी एक चीज होती है। जी और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लग गया कि अगर मुझे कल को फिल्मों में, या जो अपना वर्चुअल मीडियम जो है, अगर उसमें अगर सफलता हासिल करनी है, तो मुझे मेरी जड़ें बहुत मजबूत करनी मजबूत। पड़ेंगी, और वो जड़ें जो हैं वो थिएटर में जिस तरीके से रिहर्सल होती है, जिस तरीके से वहाँ का जो एक एटीट्यूड होता है, टेम्परमेंट जो होता है लोगों का, जी वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ जी आपको ग्राउंडेड कर देता है। कुछ टेक्निक्स होती हैं, डायलॉग्स कैसे याद होते हैं, जी सीन में अर्जेंसी क्या होती है, सीन जी किसके बारे में है, जी वगैरह वगैरह। तो हाँ ये जी सारी चीजें वहां सीखने को मिली काफी प्रैक्टिस से। एंड फिर मैंने थिएटर में ही ज्यादा अपना जी काम शुरू किया। जी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, यात्री, बाहर निकलने के बाद, कॉलेज से पास आउट होने के बाद। जी
और निर्मल सर, निर्मल पांडे जो एनएसडी से आए थे, वो एक प्ले जी डायरेक्ट कर रहे थे। जी तो मुझे बहुत ही फॉर्चुनेटली मुझे वो चांस मिला कि मैं उनके साथ काम करूं। और वो भी एक पूरा ऐसा ही था। मैं एनएसडी तो नहीं गया हूं, मैं नेशनल जी। स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह या हाँ किसी जी। ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं हूं। जी लेकिन निर्मल सर के साथ वो एक साल जो हमने काम किया, वो एक पूरी रेpertoire की तरह ही था। जी जैसे थिएटर में काम होता है कि सुबह जाके चाय अपनी बनाने से लेके, जी अपने कॉस्ट्यूम धोने से लेके, अपनी प्रॉपर्टी संभालने से लेके, हर एक चीज आपको सिखाई जाती है। सिर्फ एक्टिंग जी। नहीं कि मतलब आप आपको आए और डायलॉग बोले ओवरऑल और घर चले डेवलपमेंट गए। भी साथ में नहीं, आपका जो है थिएटर कर देता है, साथ में आपका जो है मतलब जैसे बिल्कुल। स्कूल में हम लोग को सिर्फ पढ़ाया जाता है, इसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जाती है, ये आपको पर्सनालिटी ट्रेन करता है। बिल्कुल, तो ये एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक चांस वहां मिला। और बहुत कुछ सीखा कि अपना काम तो करना ही करना है, दूसरों की मदद करके कैसे काम करना है। थिएटर में वो बहुत जरूरी होता है कि एक टीम साथ में आती है। जी तो तो ये सब कुछ वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर मैंने बाकी डायरेक्टर्स के साथ, जो थिएटर के, जो बॉम्बे के जितने भी जिनको हम कहेंगे कि काफी नामी और बहुत ही उम्दा हुनर वाले जो जी डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने काफी एक्टर्स को सिखाया भी है और उनके साथ काम करके बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी बनाए हैं, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पूर्वा नरेश, त्रिशला पटेल, सुनील शानबाग, अतुल जी कुमार, दानिश हुसैन, ये सब लोग जो थे थिएटर के काफी मसरूफ कलाकार हैं और बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं। जी। तो इन सब के साथ मैंने धीरे 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 काम किया। एंड बस आज मैं आगे जर्नी आपकी जो यहाँ हूँ आपके है। साथ। जी जी डेफिनेटली। तो मतलब आपकी मतलब इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, एंड थिएटर ने जो एक ट्रेन कर देता है एक आर्टिस्ट को जो है, एक इनिशियल बैकग्राउंड जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपने भी बोला कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तो वो ट्रेन करने में जो आपका बिल्कुल, थिएटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लेकिन फिर थिएटर में जैसे बहुत आपने ही ज्यादा। 15 साल दिए, तो मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि थिएटर में जितने भी एक्टर्स होते हैं स्टार्टिंग फेज में थिएटर ज्वाइन करते हैं, एक्टिंग एक तरीके से सीखते हैं, बट वो एक पॉइंट के बाद में वो थिएटर छोड़ देते हैं, क्योंकि थिएटर में आपको अप्लॉज तो मिलता है, बट वो है कि वहां पे आपको जो है हम्म इनकम जो है वो कम जनरेट होती है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है इनकम हम्म पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि हम करियर वाइज तो ग्रो करे करे, साथ में हम लोग जो फाइनेंशियली भी ग्रो करे। तो जब स्ट्रगल भी होती हम्म है साथ में थिएटर में, साथ में खर्चा सोच के भी लोगों को डर लगता है कि अगर कम इनकम पे हुआ या थिएटर प्लेस में हम लोग उतना नहीं कमा पाए, तो वो एक कोर बिलीफ हम्म क्या था जिसने आपको थिएटर से एंड मोमेंट तक, मतलब अभी तक भी आप जुड़े रहे हैं, इतना 15 साल का आपको ऑलरेडी एक करियर गैप आप दे चुके हैं थिएटर को, तो वो बिलीफ क्या था जिसने आपको अभी तक जोड़े रखा है उससे? मैं ज्यादा इस बात को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। जी मैं देखता था कि जब मैं, और 15 साल आपने अभी कहा, लेकिन ये मैंने शायद, आपने शायद मेरी पुरानी प्रोफाइल पढ़ी होगी। जी अब तो मुझे 22 23 साल से जी। ऊपर हो गया है करते अच्छा। हुए थिएटर। तो हाँ, तो जी मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने देखा कि आराम नगर में और ऐसे बहुत सारे कास्टिंग एजेंट्स के दरवाजे के सामने बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो कई बार लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि जी आज कोई हमारे लिए कोई काम है, हमारे लिए कुछ है, हम ऑडिशन देना चाहते हैं। उसमें से कभी वो फिट होते हैं, कभी वो फिट नहीं होते हैं। जी तो वो लक का भी मामला आ जाता है, किस्मत की भी बात आ जाती है। और ऑडिशन दे दिया आपने, तो फिर वो किस्मत पे भी है कि किसी और ने भी शायद अच्छा दिया होगा, अब जी कितने चांसेस है। फिर वो पैसे की बात भी आती है, जी प्रोडक्शन हाउस किसको चाहता है, जी किसको नहीं चाहता। जी मुझे हमेशा ये लगा कि इतना मैं जो दूसरों के उस पे जो डिसीजन पे मैं जीना अगर मैं शुरू कर दूंगा, तो फिर अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। हाँ जी। थिएटर मुझे वो मौका देता है कि मैंने एक प्ले बना लिया, अब जरूर 200 में से 100 लोग भी अगर आएंगे तो वो देखेंगे। जी और कहीं ना कहीं जाके इसकी बात होगी कि ये अच्छा हुआ, बुरा हाँ हुआ जी। या नहीं हुआ। तो थिएटर करना मेरे लिए वो ऑडिशन बन गया। हाँ जी। मतलब आपके लिए एक वो हाँ, ट्रेनिंग का एक एक पार्ट तरीके बन गया। से। हाँ, ट्रेन, और मुझे सीखने को भी मिल रहा है, और हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब सामने बैठे हुए 50 लोग हैं, वो जी। उसी वक्त बता देंगे अच्छा था या बुरा नहीं था। हाँ तो जी। किसी एक इंसान के हाथ में ये डिसीजन नहीं है। जी कोई एक बंदा बैठ के इन्हें आपका भाग्य बना रहा है वहां पे कि जी। वो 50 लोग आके आपको मिलेंगे और कहेंगे कि अच्छा था, तो हाँ इसका जी। मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी। ठीक है और ना, आपको और वो जो फीडबैक, बिलीफ है इंस्टेंट वो आपको फीडबैक मिल कहता गया कि आपने कैसा परफॉर्म बिल्कुल किया है या कैसा आपने प्ले बनाया है। अब तो आप प्लेस लिखते भी है कि अलग अलग थिएटर जो बिल्कुल। आप प्लेस करते हैं, तो उसका भी आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया एक तरीके से।
मतलब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ या किसी को पसंद नहीं भी आया तो भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया उसमें से। मुझे नहीं लगता कि ऑडिशन में उतना हमें सीखने को मिलता है, बिकॉज वो जी बहुत ही एक मोमेंटरी 5 मिनट का या 6 मिनट का कोई सीन होगा। लेकिन थिएटर में आप 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटा आपको रह जी के आपकी पूरी जो ड्यूरेबिलिटी है, आपकी एंड्योरेंस है, जी आपका आपके अंदर कितना टेम्परामेंट है, कितना आप अपने आप को पेशेंटली लेके चल सकते हैं, वो सारी एक ट्रेनिंग मिलती जी रहती है। एंड दैट इज डेफिनेटली। आई थिंक वेरी गुड बिलीफ फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग, जी कि वो मैं खोना नहीं चाहता। वो जी मेरे हर काम में नए दिखता रहेगा। हाँ, जी जी मतलब मैंने आपकी एक स्टेटमेंट भी सुनी थी जिसमें आप कहते हैं कि थिएटर आपका एक तरीके से रियाज है, कि आपको जो है जैसे सिंगर जो है वो प्रैक्टिस करता रहता है, वो आपके लिए एक रियाज है। तो बिल्कुल अगर मतलब जैसे एक एक्टिंग भी एक स्टार्टअप होता, तो वो स्टेज पे दिए गए काफी सारे एक तरीके से आरओआई, मतलब क्या होता है कि आपने इतने सालों तक आपने मेहनत की है काफी ज्यादा, तो मतलब जैसे आपने जो है स्कैम 2003 में भी काम किया है, तो वो आपके लिए एक ब्रेकआउट रोल था। तो उसके कंपैरिजन में आपका एक बिल्कुल। आरओआई क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि थिएटर ने मतलब आपको ट्रेन तो किया है, बट वो स्किल कौन सी है जिस पे सिर्फ मतलब आपको लगता है कि स्टेज में आपको सबसे ज्यादा एक तरीके से अलग तरीके से प्रेजेंट किया? जो भी तेलगी में जो भी काम लोगों ने पसंद किया कि मैंने किसी कैरेक्टर को जो कि एक जीता जाता कैरेक्टर था पहले, जी उसको मैंने दोबारा से रिक्रिएट करने की जो कोशिश जी की, तो उसकी जो पूरी जो प्रोसेस रही है, जो उसकी जो पूरी तैयारी रही है, वो मैं कर ही नहीं सकता था अगर मुझे ये टूल्स थिएटर से नहीं मिले होते। जी मुझे ऐसा लगता है कि वो हाँ जी टूल्स जो हैं वो वहीं से आते हैं। वो जो ट्रायल एंड एरर का जो एक आइडिया होता है, कि वो ना चींटी जो पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती रहती है और बार बार गिरती है, जी तो उससे पता लगता है कि कैसे चढ़ना है पहाड़ हाँ धीरे जी धीरे। जी तो आई थिंक थिएटर आपको वो आइडिया थिएटर देता है। फेल होने की हिम्मत दे देता है कि आप फेल हो सकते हो, इट्स ओके, कोई जी बात नहीं, आप अगली बार वापस कोशिश करो। जी क्योंकि डेफिनेटली। जो मुझे लगता है जो फिल्मों वगैरह में जो रिजेक्शन मिलता है ना, वो काफी डिसहार्टनिंग हो जाता है कई बार, जी कि आप तो गए थे और 5 मिनट के अंदर ही आपको मना कर दिया गया कि आप नहीं जी कर सकते। जी तो वो वो पावर जो है वो टू कीप गोइंग ऑन, आई थिंक वो सिखाता है, वो पेशेंस जी सिखा देता है। जी एक तरीके से वो है वही मेन। परसिस्टेंस सिखा देता है, पेशेंस लेवल आपका जो इंक्रीज हो जाता है, कि आप परसीव करते रहे, मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ में आपको ऑडिशन देते रहना है जब बिल्कुल। तक आप एक पर्टिकुलर फिट हाँ। पे नहीं आ जाते। जी डेफिनेटली सर। हम्म। बाकी सर मतलब ऐसे कौन से आपको लगता है कि आपने इतने सालों तक थिएटर किया, आपने बहुत सारे स्किल सेट होते हैं, अलग अलग जो है तरीके होते हैं जो एक्टर्स जो है अपनी स्किल्स में थिएटर के थ्रू सीखते हैं, तो कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको हम्म। लगता है, या कौन सा ऐसा मेथड है कि आपको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो आपके लिए बहुत काम करता है, या नए एक्टर्स को भी इस मेथड के बारे में पता होना चाहिए? मेरे लिए जो मेथड अभी तक काम करता आया है, और शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे ये मेथड चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर जी दूसरे एडिशंस जरूर हो सकते जी हैं, लेकिन रेपिटेशन इज द मेन थिंग। जी रेपिटेशन लाइक, कि आप घर जाके स्क्रिप्ट कितनी बार 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 पढ़ सकते हैं, कि आपको याद हो चुकी है स्क्रिप्ट, आपको पता है क्या कहना है। मैं कई बार देखता हूँ आजकल कुछ एक्टर्स जो होते हैं वो एक ऊपर का आइडिया समझ लेते हैं और वहां जाके अपनी भाषा में उसको थोड़ा सा ऐसे इम्प्रोवाइज करके आइडिया को बता देते हैं। जी मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन में ढील ढील पड़ जाती है, क्योंकि जी एक राइटर का जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत ही पर्टिकुलर होता है। आपका अगर आपने एक कैरेक्टर लिखा है, तो आपका कैरेक्टर वो एक अलग तरीके से उस लाइन को बोलेगा, या उसका डायलॉग का स्टाइल एक अलग होगा। जी अगर किसी और राइटर ने लिखा है तो उसका स्टाइल अलग होगा, वो कैरेक्टर की उसकी अदायगी अलग होगी, उसका जी एक्सप्रेशन अलग होगा। तो जी जब आप हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से याद करके अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो वो कैरेक्टर कम और फिर आप क्या हो वही दिखने लग जाता है जी बस। इसीलिए कई एक्टर्स जो है बहुत ही थोड़े टाइम बाद ही बहुत ही रेपिटेटिव से लगने लग जाते हैं, कि यार ये तो वही करता है हर बार। कई बार ऐसे जी हम कंप्लेंट भी सुनते हैं कई ऑडियंस की, जी नहीं यार वो तो वही चीज करता है, वो जी तो ऐसा एक्टर। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपको ये समझने के लिए कि राइटर ने ऐसा ही क्यों लिखा। कोई भी शब्द बदलने से पहले, कोई जी भी उसका आइडिया चेंज करने से पहले आपको अच्छी तरह और समझना तभी आएगा जब उसको आप 10 15 बार 20 बार 25 बार, चाहे कितने भी बोर हो जाएं, जब बोर हो जाते हैं तो उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं थिएटर में, कि कैसे आप कुछ और करने लग जाएं, किसी और तरीके से याद करने लग जाएं। जी तो रेपिटेशन इज द की, कि जैसे हमें हमारे थिएटर के एक गुरु रहे हैं, टीचर रहे हैं काफी बड़े,
काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, सिखाया भी है, और उनका यही कहना था कि मैं सिखा नहीं सकता लेकिन तुम सीख सकते जी। हो, तो जब वो ये कहते थे तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो हमें एक पैराग्राफ देते थे और उसके अंदर लिखा होता था कि आज भारत का हर नौजवान एक्टर बनना चाहता है, लेकिन ये उसे कौन बताएगा कि एक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अब हर चीज जो एक्टर बनने के खिलाफ जा सकती है उसके अंदर वो लिखी हुई है पैराग्राफ। अब वो कहते थे कि ये घर ले जाओ और इसको 200 बार पढ़ के आओ, और ये 200 बार पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर सकते हो तो फिर आप करिए। जो है रिपीट करना चाहिए बार 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 बार। हमें ऑडिबल फ्री। हाँ, ये मेरे लिए काम कर। जी, मतलब यस, ना आपको नाउ एक यू ही आर। स्क्रिप्ट को जो है बार 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 आपको रिपीट करना चाहिए एज एन एक्टर, ताकि आप घुस पाए कैरेक्टर बिल्कुल। में। एंड साथ में जो इम्प्रोवाइज भी कर पाए अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर में जाके, जो है कि वो कैरेक्टर क्या कहना चाहता है आप वो बोल पाए। इम्प्रोव तभी हो पाएगा जब आप उसकी पहले उसको पकड़ चुके हैं। नहीं तो इम्प्रोव जो वो कहीं, इम्प्रोव के पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं भी जा सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको इम्प्रोव करना है तो उसके लिए, जैसे आप 13 माले की बिल्डिंग बनानी थी लेकिन अब आपको सोचा है कि 15 माले की बनानी है, लेकिन वो सेम बुनियाद पे नहीं बन सकती, उसको बुनियाद को और गहरा करना पड़ेगा तभी जी। जाके ऊपर के फ्लोर बन पाएंगे। जी डेफिनेटली। तो वो बुनियाद जब तक नहीं बनेगी तो ऊपर के फ्लोर सिर्फ हवा में कभी भी गिर सकते हैं। जी, मतलब आपके लिए वो रिपीटिशन जो है, मतलब एक तरीके से वो जो है हर एक एक्टर को करना चाहिए कि स्क्रिप्ट को बार बार तो पढ़े ताकि मेरे हिसाब उन्हें अच्छे से आ जाए। जी डेफिनेटली। बिल्कुल, मतलब रीडिंग बहुत जरूरी है, पढ़ने की आदत डालना और उसके साथ कंफर्टेबल होना। चाहे अब जरूरी नहीं है कि जो फिल्में हम करते हैं सारी हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है एज एन एक्टर। जी। हो सकता है ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब मैं कैसे, अगर मैं बोर भी हो रहा हूँ तो मैं दुनिया को थोड़ी दिखा सकता हूँ कि मैं बोर हो रहा हूँ। जी। उनको तो इंटरेस्ट उनको तो इंटरेस्ट लेके आना ही पड़ेगा मुझे। जी। तो अगर मैं ही बोर हो जाऊंगा 3 बार पढ़ने से तो मैं उनको कैसे अट्रैक्ट करूंगा। जी डेफिनेटली। तो मतलब आपके लिए मतलब वो कैरेक्टर चूज करना भी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, कि मतलब उन्हें वैसे ही काम चूज करना चाहिए जो उन्हें पसंद हो, या फिर उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ये अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स अलग होंगे, कहानियां अलग होंगी। आपको कई बार आपका पहली बार ही जब आप पढ़ते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में या अपने स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपका कोई ना कोई एक कनेक्शन बैठ जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये करने में मजा आएगा, या तो वो होगा। या फिर अगर आपको लगता है आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने डायरेक्टर से बात करेंगे कि सर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, या मैम आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं। अगर उसमें आपको बात समझ में आ जाती है तो फिर उस तरीके से काम होता है। और अगर वाकई में दिल नहीं कर रहा है किसी चीज को करने का तो फिर मुझे नहीं लगता कि एज एन एक्टर आपको हाँ कहना चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने आप से भी धोखा करेंगे और अपने ऑडियंस के साथ भी धोखा करेंगे। तो मतलब आपको जब कैरेक्टर खुद से कन्विंसिंग लगे आपको, तब उसमें जो है घुसना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है मतलब बैक ऑफ कर लेना चाहिए, अगर आपको दो तीन बार ट्राई करने के बाद भी आपको हाँ लगता है कि इट्स नॉट, कि वो आपकी स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं हो पा रहे। हाँ, मतलब उस बात का मुझे फायदा नहीं लगता है कि आप सेट पे पहुंच गए हैं और हर दिन आप कंप्लेन करते रहे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जी, मतलब कि एंजॉय योर आप वर्क कर भी रहे हैं काइंड और ऑफ। रोज हाँ कंप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों कर रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब नहीं है करने का। जी सर डेफिनेटली। बाकी सर आपको स्कैम 1992 में भी मैंने सुना था कि आपको जो एक टाइम रोल मिलने वाला था पर वो हो नहीं पाया आगे जाके, तो उसके बाद जो आपने स्कैम 2003 की, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही नेम है मूवी का भी, तो आपको लगता है मतलब कि ये डेस्टिनी थी या फिर ये डिफाइन था, कि मतलब की आपकी किस्मत में ही था वैसे टाइप का रोल। और जब आप एक थिएटर एक्टर होते हैं तो एक रात में मतलब एक ओटीटी स्टार भी आप बन गए, कि ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे जब आपने खुद को प्रेजेंट किया, तो वो आइडेंटिटी शिफ्ट कैसा था, कि मतलब इमोशनली कैसा था, या वैसे आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कैसा था वो। आइडेंटिटी शिफ्ट, मेरे लिए ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आइडेंटिटी शिफ्ट हुई है। जी। मैं पहले भी एक्टर था और उतने जी। ही दिल से काम करता था। और यस, ये डेस्टिनी हो सकती है कि स्कैम 1992 में मैं कैरेक्टर करने वाला था जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, लेकिन डेट्स की इशू की वजह से उस वक्त नहीं कर पाया। जी। और ये डेस्टिनी हो सकती है कि मैं उसी, मुझे शायद उसमें एक जी। और रोल करना था जो कि उससे भी बड़ा हो या उससे भी जी। ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और तेलगी मेरे पास आया। एंड उसके लिए तो मैं धन्यवाद ही कहूंगा जी। खुदा को कि ये मुझे मिला। जी। बट मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसे
कि मैं अब कौन हूं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, या मैं कोई नया बन गया हूँ। जी हालांकि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, मेरे फैंस। अगर जी कल 400 थे तो आज 4000 अगर हो गए हैं, जी तो इसके लिए मैं खुदा का शुक्र ही करूंगा। लेकिन जी मैं वही आदमी हूँ, मैं आज भी सेट पे जाके या थिएटर में जाके मैं उसी तरीके से काम करता हूँ जिस तरीके से मुझे सिखाया गया है, जिस तरीके से मैंने सीखा है, जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे मजा आना चाहिए। जी मुझे वो दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं यार, मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी, ये फीलिंग ना आए। तो जी वो मेरी आइडेंटिटी हमेशा से वैसे ही जी। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई मतलब करता आप हूँ। अपने आप को एक एक्टर की तरह देखते हैं, चाहे आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप किसी बिल्कुल। बिग स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे हो, इट्स कि आप एक एक्टर है और आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है, मतलब अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है। बिल्कुल। जी, मतलब वो भी काफी ज्यादा ग्राउंडेड बात आपने कही कि हम मतलब एक एक्टर को भी अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही देखना चाहिए खुद को। आई थिंक वो भी आपने बोला कि थिएटर ही आप लोग को सिखाता है कि काफी ग्राउंडेड रहना सिखाता है, कि आपको अपने कोर से हाँ, जुड़े आप रहना है। अपनी ईमानदारी, आपकी अपनी ईमानदारी उसमें जरूर दिखनी चाहिए, जी, बिल्कुल। डेफिनेटली सर। बाकी सर तेलगी आपने की है तो तेलगी एक मास्टरमाइंड था जिसने मतलब उसने सिस्टम के लूप होल्स को आपने कैसे समझा, कि उसने काफी सारे लूप होल्स को समझकर एक एम्पायर खड़ा कर दिया था कि ये प्रॉब्लम थे, उसको समझ के उसने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो जब आप उसको प्ले कर रहे थे तो क्या मतलब आपको भी लगा कि कहीं ना कहीं जो है मतलब अगर उसके कैरेक्टर में घुसकर जब आप उसे प्ले कर रहे थे कि उसका हंगर या उसका जो एम्बिशन था या उसकी एक आर्टिस्टिक हसल थी, तो उससे क्या सिमिलैरिटीज आपको फील हुई जब आपने उसके कैरेक्टर को प्ले किया? सिमिलैरिटीज की बात करूं तो मुझे ये जरूर लगा कि उस बंदे का होमवर्क बहुत स्ट्रांग था। जी अगर उसने कोई प्लान बनाया है, जी अगर वो कोई भी किसी भी तरह का कोई लूप होल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे उसका प्लान बहुत सॉलिड था। जी सो उसका होमवर्क उसने बहुत अच्छा जाके पढ़ाई की जी अपनी। और मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं एक्टिंग का काम वैसे करता हूँ कि मैं जी अपनी, अगर मुझे ये चीज करनी है तो मैं अपनी पढ़ाई अपना होमवर्क करके मैं जी आता हूँ। जी तो कहीं ना कहीं मैंने वो कनेक्शन जरूर, सिमिलैरिटी उससे बनाई और यूज किया, उसको एज अ कैरेक्टर भी यूज जी किया कि वो कितना चौकन्ना होगा वो इंसान। जी कैसे उसकी हर चीज पे नजर रहती होगी, जी। उसके उसकी आंखों के सामने से कोई भी ऐसी चीज बच के नहीं जा सकती जो खराब है, हाँ जो जी नहीं हुई अच्छी। जी तो वो सारी चीजें मैंने कैरेक्टर में यूज की। ये जी सिमिलैरिटीज थी। बाकी इससे ज्यादा सिमिलैरिटीज मैं पर्सनल पर्सनल लेवल पे नहीं कहूंगा कि कोई थी, क्योंकि ये तो मैं कभी भी नहीं समझ सकता कि वो असली जिंदगी में इंसान हाँ कैसे है। जी हाँ जी मैं उसकी इस इमेज को ही, हाँ जो जी मुझे समझ में आया है उसको ही मैं प्ले कर सकता हूँ। तो हाँ, उसके अंदर मैं ये मान के जरूर करता हूँ कि खुद को मैं विलन मान के नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ मी एज अ बैड पर्सन। जी आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, ये मेरी जरूरत है, ये मुझे जी मुझे पैसे चाहिए, और पैसों चाहे मैं हुक हुक और क्रुक किसी से भी कमाऊं, मैं कमाऊंगा। जी तो वो मैंने अपने हिसाब से यूज किया वो आइडिया। बट हाँ, बस सिमिलरिटी इतनी ही, मतलब मैंने यूज की कि किस तरह से उसका दिमाग चलता है और कितना जी शार्प है वो। ये जी। बाकी आपने होमवर्क की भी बात की कि एक एक्टर जो है वो काफी ज्यादा जो है होमवर्क करना चाहिए उसे अपने कैरेक्टर के लिए। तो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि एक्टर्स भी डेली एक तरीके से प्रोसेस करते रहते हैं। थिएटर तो आपने बोला ही है कि वो खुद में एक एजुकेशन है, वो तो ऑब्वियसली वो करते ही है। साथ में आई थिंक वो न्यूज आर्टिकल्स बोला जाता है काफी ज्यादा कि एक एक्टर को न्यूज आर्टिकल्स या अवेयर रहना चाहिए कि आसपास के करंट सिनेरियो से, कि आपको कोई भी कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या अपनी वॉइस पे काम करना चाहिए, या फिर मतलब जो अलग अलग जो भी मेथड्स है वो आपको ट्राई करते रहने चाहिए, कि ना प्रैक्टिस में रखने चाहिए ताकि आपका इनहांस हो पाए आपका जो एंड परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए कोई ऐसी स्किल्स जो आपको लगता है कि अगर एक्टर कोई नया आ रहा है इंडस्ट्री में या फिर कोई ऑलरेडी सेटल्ड भी है, उन्हें भी अपने रूटीन में ये सारी स्किल्स जो है वो अपडेट करनी चाहिए, कि डेली बेसिस पे उन्हें करनी चाहिए? मतलब डेली बेसिस पे हो जाए तो बहुत कमाल की बात है, लेकिन हम भी जानते हैं कि आजकल जिंदगी इतनी ज्यादा तेज हो गई है, जी खासकर पे शहरों में अगर आप देखें तो जी भाग रहे हैं हम लोग सभी। जी तो डेली बेसिस पे वो कितना कर पाता है, लेकिन जितना हो सके मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। जी नए नए नाटक, नई नई किताबें, कहानियां, ठीक है, न्यूज़पेपर फॉर दैट मैटर, हाँ जी कॉमिक्स,
मैं तो जी ये भी कह देता हूँ कि अगर कुछ नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है तो एक अच्छी सी कॉमिक्स उठा के पढ़ लो। जी हो सकता है कि कुछ लोग समझे कि क्या बच्चों जैसी किताब पढ़ रहे हो, लेकिन चंपक पढ़ने में भी मुझे लगता है उतनी हाँ ही अच्छी कहानियां मिल जाएंगी जितनी जी आपको कोई एक एल्केमिस्ट पढ़ने में मिलेगी कि जी तो जी उससे कहीं वो ऐसा नहीं है कि ये कम सिखाएगा या वो ज्यादा सिखाएगा। तो जो दिल करता है पढ़िए। अ, मुझे लगता है संगीत सुनना, और कहीं ना कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार तानपुरा लेके, या अगर आपको हारमोनियम थोड़ा बहुत आता है या गिटार आता है, तो एक संगीत का अपना रियाज बिल्कुल करना चाहिए। जी कई बार जैसे हमारे कुछ तो एक्सरसाइजेज ऐसी भी है जहाँ पे हम गाना गाना गाते हैं, तो ऐसे गाते हैं जैसे डायलॉग बोलना है, और डायलॉग जी अगर बोलना है तो ऐसा गाना बोलते हैं जैसे गाना गाना है। जी तो ये सारी ये प्रैक्टिसेस होती हैं, हाँ एक्सरसाइजेज जी होती हैं जो सब लोग जी अपने अपने हिसाब से करते हैं। जी फिर मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन अपने जी आसपास, जब आप सड़क पे चल रहे हो तो अ, या कहीं रिक्शा में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा अवेयर रह के देखिए कि किस तरह से बिहेव होता है, क्या एक कंडक्टर कैसे टिकट काटता है, एक बस ड्राइवर कैसे बस चलाता है, रोज काम पे जाने वाली वो औरत कैसे अपना बैग संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, जी यू नो कैसे जो ठेले वाला है वो कैसे बेच रहा है सब्जियां। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली भी, और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज भी है यंग एक्टर्स के लिए, कि वो जो 4 घंटे या 3 घंटे जब आप थिएटर में जाते हैं या रिहर्सल हॉल में जाते हैं, तो प्ले या एक्टिंग सिर्फ उतने 3 घंटे के अंदर नहीं आपको आने वाली है। जी अ, वो तो सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं 3 घंटे में। जी वहां से बाहर निकलने के बाद आप उस आइडिया को यूज कैसे करते हैं, उसका जी इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जी एन एक्टर। जी कि आपकी इंद्रियां हमेशा खुली रहनी चाहिए, कोई भी नई इंफॉर्मेशन कहीं से भी आपके पास आए तो वो हाँ आपको जी पकड़ लेनी है, जी आपको रख लेनी है, कहीं स्टोर करके जी रख लेनी है। जी मतलब और आप आपको खुद नहीं पता होगा कि जब आप कभी कल को कोई दूसरा कैरेक्टर करेंगे तो अचानक से वो इंफॉर्मेशन जो है बैक ऑफ द माइंड सामने आ जाती है। जी जी तो वो मतलब सबकॉन्शियस अपन लर्निंग जो है वो चलती रहनी चाहिए। जी मतलब एज एन एक्टर आपको जो भी रोल मिले तो आप उसके लिए एक तरीके से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे अपनी सिनारियो से हाँ सराउंडिंग अब से प्रिपेयर हो और रहे हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये मैं रोल मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, जी ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ शायद। हाँ जी शायद मैं घर से निकला हूँ सिर्फ सिगरेट पीने के लिए, या मैं पान खाने के लिए, या मैं वड़ा पाव खाने के लिए, या फैमिली के साथ डिनर करने गया हूँ, दोस्तों जी के साथ कहीं किसी की बर्थडे पार्टी पे गया हूँ, जी कुछ भी करने में गया हूँ। जी उस वक्त मैं रोल की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, बिकॉज मेरा काम एक्टिंग का है। जी जैसे सोल्जर नहीं होता, सोल्जर हाँ सोल्जर जो जी होता है जी वो छुट्टी पे भी अटेंडेंस आया होती होता है तो भी वो सोल्जर जैसा ही दिखता है। जी वो एकदम से आके ऐसा नहीं हो जाता कि मैं नहीं, अब मैं सोऊंगा सिर्फ। जी उसकी उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो चलती रहती है। सो आई जी थिंक दैट दैट शुड बी द मेन थिंग। जी मतलब आपको एक तरीके से जो प्रिपेयर्ड रहना है हर टाइम पे ऑब्जर्व करते रहना है अपने आसपास की बिल्कुल सराउंडिंग्स को। जी और कोई बिल्कुल। स्किल्स और किताबों के बारे में आप बता रहे थे तो कौन सी टाइप की किताबें आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट को पढ़नी चाहिए। कहानियां आपको अच्छी लगती हैं आप उनको पढ़िए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप चंपक पढ़िए, आप कॉमिक्स चाचा चौधरी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी इसका कोई ऐसा वन रिकमेंडेशन टू रिकमेंडेशन मैं नहीं मानता। पढ़ने की आदत को मैं ज्यादा जी वो करता हूँ कि मतलब एक कुछ ना कुछ रीडिंग कभी ना कभी हैबिट। पढ़ते ही रहना चाहिए। जी मतलब बिल्कुल रीडिंग हैबिट से एक तरीके से हम जैसे बोलते हैं कि एक आर्टिस्ट जब हम कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं तो वो एक आर्टिस्ट का एक रोल हम देख रहे होते हैं एक का पर्सपेक्टिव है वो। और रीडिंग के टाइम पे वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम कैसे लेना चाहते हैं। एक अलग अलग कैरेक्टर को जो बिल्कुल। अलग अलग स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि एक पॉजिटिव वे में भी उसे इंटरप्रेट कर सकता है एक नेगेटिव वे में भी कर सकता है तो आर्टिस्ट को शायद वो एक्सप्लोर करना चाहिए कि इसकी लेयर्स कितनी है कैरेक्टर की कैरेक्टर आर्क जो हम बोलते हैं। और सबसे पहले बात तो मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको ऐसा ही मानना चाहिए हर एक्टर को। एक्टर को सबसे लास्ट चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जजमेंट। मतलब आप चीज को सिर्फ अच्छा और बुरे तरीके से मत देखिए, आप चीज को, वो जो चीज है वैसे देखिए। वो है, वो एग्जिस्ट करती है, पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये चीज है यहाँ, ऐसी भी कहानी होती है, ये भी किताब हो सकती है, ये भी एक इंसान हो सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं, ये भी दुनिया में होता है। तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है एज अ कलाकार, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी होती है। अगर वो एक्सेप्ट आप करेंगे ना,
तो ज्यादा आपका जो एक ओवरऑल नजरिया है वो खुलेगा, रेदर देन किसी चीज को गलत और सही में पहले से ही डाल देना, यू मतलब हमारा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव मतलब नहीं रख के चलना चाहिए, या फिर एक्टर को जो है ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चीज वो फिर खुद भी बिलीव नहीं हो रही है तो फिर बार बार रीड करके बिलीव लाना चाहिए कि मे बी इट कुड बी अ नो। सिनेरियो। हाँ, अगेन अगेन जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप रोल के लिए कर रहे हैं। मैं कह जी रहा हूँ कि आपको सिर्फ ओपन रहने की जरूरत है। जी लेट द आइडियाज कम। जी हाँ, उन्हें पहले से ही अगर आप कह देंगे कि नहीं मैं ये सीखूंगा, मैं ये नहीं सीखूंगा, तो जी फिर तो गड़बड़ है। पहले आने तो दीजिए उनको। जी फिर छननी करने के लिए आपके पास है, पूरा वक्त पड़ा हुआ है, आप आराम से जी किसी आइडिया को रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो निकाल दीजिए अपनी लाइफ जी से। डेफिनेटली। बाकी फिर आपने ये भी कहा था कि आपका एक तरीके से जो है थिएटर एक तरीके से जॉय ऑफ बीइंग इन द मोमेंट है, मतलब वो आपको जो थिएटर से आता है कि आप बीइंग इन द मोमेंट, जब प्रेजेंट मोमेंट पे जो फील करते हैं वो थिएटर देता है। तो आपके लिए वो मोमेंट क्या होता है जब आपको ये एक्चुअली फील होता है कि एक ओटीटी कैमरा के सामने, मतलब आपको जब वो मैजिक रिक्रिएट करना होता है अपना थिएटर का परफॉर्मेंस टाइप का, तो कैसे रहता है आपका? मतलब आप पूछ रहे हैं कि जब मुझे शूट करता हूँ तो जी, थिएटर का क्या होता है, या थिएटर में वो मैजिक मोमेंट क्या होता है? मतलब थिएटर में तो आपने बोला ना कि प्रेजेंट मोमेंट पे जब भी आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो प्रेजेंट मोमेंट ही एक तरीके से होता है जो आपको एक तरीके से जॉय फील करवाता है, खुद में अच्छा फील करवाता है जब आप कैरेक्टर हम्म। को प्ले कर रहे होते हैं। तो जब वही मैजिक हम्म। एक तरीके से जो आप थिएटर प्लेस में लेके आते हैं एज एन एक्टर, वही आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आपको वही मैजिक रिक्रिएट करना होता है अपना थिएटर परफॉर्मेंस टाइप का। तो वो कैसे करते हैं आप? सेम तरीके होते हैं। कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरा को एक्टर है, जिनके साथ मेरे जी सीन्स हैं, जो मेरे डायरेक्टर हैं जी जो मुझे बताएंगे कैसे करना है, उनके साथ वो सीन अलग अलग तरीके से रिहर्स करना, जी वो बहुत मजेदार होता है। फिर जो हमने किया है उस पे डायरेक्टर का फीडबैक लेना या को एक्टर का फीडबैक लेना कि कैसा लगा तुम्हें, मजा आया क्या, कनेक्शन बना जी क्या, कुछ फील हुआ, जी डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग मोर इन इट, और डू वी आर वी डूइंग इट, आर वी ओवर डूइंग इट, क्या हम लोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। हाँ वो जी सारी चीजों का जो डिस्कशन करने वाला जो टाइम होता है, जब टेबल रीड्स होती हैं, जी तो उस रिहर्सल से ही वो जो फाइनल डे जो आके शूट होने वाला है, जी वहीं से वो बीज पनपने शुरू हो जाता है, कि जी जब पहली बार हम लोग ढूंढ ही रहे होते हैं कि किसी को नहीं पता है कि ये चीज जाने कहाँ वाली है, जी और वो जो एक अनसर्टेनिटी जो होती है, और उस अनसर्टेनिटी के साथ जी बात करते करते, जूझते हुए, कुछ बनाते बनाते, फिर एक सर्टन आप एक शॉट देते हो। जी तो ये प्रोसेस रहता है जी। मोस्टली। बाकी फिर एज एन मेरे आर्टिस्ट। लिए बहुत हाँ ज्यादा जी जरूरी रहता है ये। जी मेरे लिए ज्यादा जरूरी रहता है कि मैं बहुत रिहर्स करना चाहता हूँ। जी ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा नेचुरल छोड़ दो, हाँ इतना जी रिहर्स करेंगे तो बहुत जी ज्यादा ऐसा हो जाएगा। जी लेकिन वो अपना अपना तरीका होता है, उन उन चीजों के साथ भी एडजस्ट करते रहना पड़ता है। मतलब जी आपको अपने को एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट देनी है, आपको अपना काम भी करना है। सो इट्स ऑल जी लाइक ट्रायल एंड एरर गेम। अगेन जी आप कोशिश करते हो, कुछ चीजें होती, कुछ चीजें नहीं होती। जी इट्स अ ब्लेंड ऑफ की हर तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको लेके हम्म। चलना है एंड उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो है वो चेंज होता रहता है सिनारियो में। डेफिनेटली। फिर बाकी फिर एज एन एक्टर जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? मतलब सपोज आपको जैसे आपने 2003 की तो आपको उसकी स्क्रिप्ट मिली सबसे पहले, तो आपको पहले वो रीडिंग में आपको स्क्रिप्ट सुनाई होगी, ऑब्वियसली राइटर ने सुनाई होगी। तो उसके बाद मतलब आपका हम्म। वहां से रोल शुरू हो गया कि आपके स्क्रिप्ट के लिए फाइनलाइज हो चुके हैं, आपको जो है स्क्रिप्ट मिल चुकी है, अब पर्टिकुलर डे पे हम्म। सपोज आपका शूट है या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैसे हम्म। रहता है फिर एक्टर आपका क्या रहता है सिनारियो जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है? It depends on the role, because जी different roles, they require different kind of preparation. जी। मतलब एक बेसिक क्या रहता है फिर? तेलगी के लिए जी बेसिक बेसिक वही है, बेसिक है सबसे पहले स्क्रिप्ट। जी The first and foremost thing is the script. You read it and you read it till you die, for me. जी मतलब इतना पढ़ो कि मर जाओ, कि नहीं पढ़ी जा रही है अब। जी अब मतलब इसको मैंने देख लिया तो अब मैं उल्टी कर दूंगा शायद। जी इतना उससे नफरत हो जानी चाहिए। और जितनी आप उसको ऐसा पढ़ के निकाल दोगे ना, उतना ही वो वापस आती है आपके पास, जी और इजीली आ जाती है। तो पहले वो रहता है। फिर जैसे कुछ टेक्निकल चीजें रहते हैं, जैसे तेलगी के लिए मुझे थोड़ा एक्सेंट बदलना था। जी स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी हुई थी, लेकिन एक्चुअली उनका जो बातचीत करने का तरीका जो मैंने
वीडियो में देखा था वो थोड़ा दक्षिणी, उनकी थोड़ी टोनिंग वैसी थी। तो फिर डायरेक्टर से बात करके कि क्या मैं जाना चाहता हूँ, मैं खानापुर गया, वहां पे जाके मैंने वहां के लोकल लोगों से बातचीत की, रिकॉर्डिंग्स की। फिर उन रिकॉर्डिंग्स को सुन के और ये डायलॉग्स पढ़ के मिक्स मैच करके फिर एक वहीं के सोलापुर के एक एक्टर हैं, दीपक जोशी करके, जी जो वो वहां पे शोज करते हैं और मिमिक्री करते हैं एक्टर्स जी की, लेकिन जी दक्षिणी स्टाइल में करते हैं। जी तो उनको मैंने स्क्रिप्ट की डायलॉग्स भेजे, फिर उन्होंने वो डायलॉग अपने हिसाब से बोल के रिकॉर्डिंग जी करके मुझे भेजे। जी फिर हमने उसको बैठ के पढ़ा, फिर सुनाया सर को कि अगर ऐसा करें तो अच्छा लगेगा, जी वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा तेलगी का था। कोई जी और रोल करूंगा तो अपने अलग तरीके से उसकी प्रिपरेशन जी होगी। जी डेफिनेटली। सो मतलब आपका जो है वो रोल के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है कि आपको कैसे टाइप का रोल करना है, हम्म। बट आपके लिए वही बेट जो आपका जो कोड जो रहता है वो यही है कि आपको बार बार यूज करना है स्क्रिप्ट को, कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को जी रट लेना सबसे है। ज्यादा जरूरी है। जी हम्म। जी। बाकी फिर थिएटर में जो एक कनेक्शन होता है वो इंस्टेंट होता है कि आपको जो है कैमरा में आपका जो होता है थोड़ा आपको लोग को स्पेस मिलता है, थोड़ा टाइम मिलता है परफॉर्म करने के लिए, कि आपके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। थिएटर में आप जब करते हैं तो आपको ऑलरेडी एक डिस्टेंस से जो ऑडियंस आपको देख रही होती है, तो आपके लिए जो है फूल और स्केल के बीच में मतलब आप कैसे बैलेंस कैसे करते हैं कि आपको मतलब परफॉर्म भी करना है, तो उसमें आपका थिएटर और ओटीटी पे आपके लिए डिफरेंस क्या है फिर एक्टर परफॉर्म करना। ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे लिए। जी बेसिक डिफरेंस होगा, वो बहुत ही टेक्निकल डिफरेंस है। जैसे थिएटर, जैसे पृथ्वी थिएटर में हम परफॉर्म करते थे, सामने 200 लोग बैठे हुए हाँ हैं। अब जी मुझे वो जो लास्ट आदमी जो बैठा हुआ है 15वीं रो में, जी उस तक अपनी आवाज भी जी पहुंचानी है और अपनी पूरी बॉडी का वो भी दिखाना है, तो थोड़ा सा वो एक ड्रामेटिक इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। जी एंड कैमरा बिकॉज आपके इतना क्लोज होता है, आपके चेहरे अपनी आंखों तक वो अंदर चला जाता है, जी तो आपको उतना प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो द बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगता है परफॉर्मेंस में, वो सिर्फ प्रोजेक्शन का होता है। और एक बार आपको अगर कैरेक्टर मिल गया तो वो कैरेक्टर लाउड भी हो सकता है, वो कैरेक्टर सॉफ्ट भी हो सकता है, जी वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको जहां जी मर्जी कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो वो बाकी तो बेसिक डिफरेंस है जैसे कि प्रोजेक्शन का, एक अदरवाइज यंग नहीं। क्रिएटिव है वो सीखना चाहता है कि उसे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कि ऑथेंटिसिटी भी ना लूज हो कैरेक्टर की और साथ में एक इम्पैक्टफुल रोल भी लगे कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या स्किल हम्म। फिट रहेगा या क्या उसके लिए आपके लिए एडवाइस रहेगी आपकी। किसके लिए? मतलब कोई एक यंग क्रिएटिव है चाहे वो थिएटर से जुड़ा हुआ है या फिर वो आपका जो है वो ओटीटी वे हम्म। प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, कुछ भी है, वो अपने कैरेक्टर को जो एक तरीके से सीखना चाहता है कि पैक क्रिएट करना चाहता है, कि वो ऑथेंटिसिटी के साथ में भी उसे प्ले करे और साथ में एक पैक भी हो। जैसे आपने बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज थिएटर में बहुत मैटर करती है, आवाज बहुत मैटर करती है, एंड जो है ओटीटी में आपका जो है या फिर जब आप कैमरा के सामने होते हो तो आपका जो है इम्प्रेशन एक्सप्रेशन आप जो दे रहे हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। तो उनके लिए क्या स्किल रहेगी कि वो ऑथेंटिसिटी के साथ में कैरेक्टर को प्ले कर पाए। एक तरह से ये सारी बातें जो मैंने अभी तक कही हैं, ये सारी जी बातें अगर आप, अगर वो ऐसे मतलब इन्हीं के ऊपर अगर वो करते रहें कि सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी यंग लोग करना चाहते हैं एक्टिंग, जी एक्टिंग इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जी प्रोफेशन। इन द जी सेंस इट्स अ वेरी अनसर्टेन प्रोफेशन। जी ठीक है। तो पहले तो वो जो अनसर्टेनिटी है, जी आप उससे पहले तो आपको जी वो करना पड़ेगा कि जी मैं तैयार हूं भाई। जी और एक बार आप तैयार हो उसको फेस करने के लिए, तो फिर ये सारे तरीके हैं कि अगर स्क्रिप्ट मिली है तो भाई पढ़ो उसको, जब तक जान है तब तक पढ़ो। जी ठीक है। हो सकता है रोल मिले या ना मिले, लेकिन जी उस स्क्रिप्ट के कैरेक्टर को पढ़ के इतनी बार आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो शायद आज नहीं तो कल दूसरे कैरेक्टर में काम में आएगा। जी तो अपनी, चाहे आपको रोल मिले चाहे आपको ना मिले, आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। तो जी जब भी आपको स्क्रिप्ट मिले, जब भी आपको ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिए, आप पढ़िए उसको। आप अपने दोस्तों के साथ, अब कई तो आजकल कितने लोग हैं जो यंग एक्टर्स जो बाकी शहरों से आए हुए हैं यहाँ पे, वो एक साथ रहते हैं। मैंने देखा है कि चार चार लोग, पांच पांच लोग एक हाँ फ्लैट में जी एक साथ जी जी रहते हैं, पांच छह लड़कियां एक साथ रहती हैं, जी तो ये सारे लोग जो आपके कोई कोई क्रिएटिव फील्ड में है, कोई डायरेक्शन में है, कोई प्रोडक्शन में है, तो आपके पास इतना सारा फीडबैक ऑलरेडी है कि आप उनके जी साथ बैठ के बात कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं, ऑडिशन शूट कर सकते हैं, जी उनकी राय ले सकते हैं। जी तो ये और सबसे बड़ी बात है कि वो जो मैंने कहा कि जो
अनसर्टेनिटी है, पहले तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा, तभी आप ये सब कर पाएंगे। क्योंकि हर बार अगर आप ये सोचेंगे कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं जी हुआ तो क्या होगा, जी तो फिर आप वही सोचते रह जाएंगे। जी आपको वो एक पॉजिटिव आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि होगा और मैं करूंगा, जी। मैं मतलब करूंगी। वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक तो चलना बहुत जरूरी है। साथ में आपको जो है बार बार प्रिपरेशन करना भी बहुत जरूरी है, कि आप जो है आपको लगना चाहिए कि ये जो है मेरा एक तरीके से ये एंड रिजल्ट नहीं है। ये आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है, जो आप ऑडिशन दे रहे हैं वो भी ट्रेनिंग चल रही है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है, थिएटर कर रहे हैं वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये वाला माइंडसेट एक तरीके बिल्कुल। से चाहिए उन्हें कि परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो फोकस। डिमोटिवेट ना हो। और आपने मीरा नायर के साथ में जो मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल में भी काम किया है, जहाँ पे आपने जो एक ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया था। वो भी एक वर्ल्ड क्लास स्टेज पे आपने एक ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया है, तो वहाँ रिहर्सल और डिसिप्लिन कैसा रहता है, मतलब इंडियन थिएटर से कितना अलग रहता है वो? और आपने क्या फील किया कि इंडियन एक्टर्स के पास में एक टैलेंट है जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म पे वो एक्सपोज कर सकते हैं उन्हें, या फिर मतलब अभी एक्सपोजर की कमी है थोड़ा यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट को इतना आगे पहुंचने के लिए? अनडाउटेडली टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जी और हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो, और काफी एक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर अब आप देखें, मैं जब गया था 2023 में, जब हम मॉनसून वेडिंग परफॉर्म कर रहे थे वहाँ, जी तो वहाँ अलादीन और लाइफ ऑफ पाई ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन थे जो वहाँ के इंडियन अमेरिकन एक्टर्स जो, और शायद कुछ जो इंडिया से भी यहाँ से गए होंगे काम जी करने के लिए, तो उनके टैलेंट को वो शोकेस करता है। एंड दे आर ब्रिलियंट सिंगर्स, ब्रिलियंट डांसर्स, ब्रिलियंट एक्टर्स। जी एंड टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कोरियोग्राफर्स जो वहाँ के थे, जो इंडियन अमेरिकन, जो अभी अमेरिका में ही शायद बसे हुए हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं या जी कैलिफोर्निया जैसी जगह पे रहते हैं, जी वो लोग आए थे हमारे साथ काम करने के लिए। एंड देर इज नो, मैं कहूँगा डाउट ही नहीं है इसमें कि कोई टैलेंट की प्रॉब्लम है। हाँ, ये देशों के बीच का फर्क है, देशों की इकोनॉमी का बीच में फर्क है। और थिएटर प्रोडक्शंस वहाँ पे कल्चर एक अलग तरीके से, बचपन से ही पूरी फैमिली जाती है देखने, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कुछ समुदाय जो हैं उनमें ये जी प्रोमिनेंटली दिखता है। आप गुजराती थिएटर को देखेंगे तो वहाँ बचपन में ही उनकी फैमिलीज उनके बच्चों को ये आदत डालती हैं कि नहीं, थिएटर तो जाके देखना ही देखना है, जी। जैसे मराठी कल्चर पहले बहुत महाराष्ट्र में था, कि छोटे छोटे बच्चों से लेके, मतलब बड़े तक बचपन थिएटर से ही में। उनको ये, हाँ। और ये उतना, मैं ये नहीं कहूंगा, नॉर्थ में थोड़ा सा कम है। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ पंजाब से, वहाँ जी पे बहुत ही, अभी भी काफी एमेचरिश लेवल पे होता है। बिकॉज शायद लोगों के बीच इस बात की वो अवेयरनेस नहीं है अभी। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। मैंने अपने थिएटर जी टाइम में जो मैंने जी बिताया है पिछले 15 से 20 साल, उसमें देखा है कि काफी नए लोग जो है कि पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि शायद बहुत सारे मेजर जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, दे डोंट बिलीव कि वहां से इतना रिटर्न उनको मिल पाएगा थिएटर से, या उतनी सेल्स हो पाएंगी, या उतने लोग इंटरेस्टेड हैं जितने लोग फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे वैसे भी फिल्मों का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से थिएटर को, यस, अफेक्ट होता है। और कभी कभी मॉनेटरीली बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। काफी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो पैसा जी। लगाते हैं, लेकिन शायद उनको वापस मिल नहीं पाता है हाँ कभी भी जी उनका। बट द सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ जो थिएटर का जो पैशन है, जो मैंने देखा है कि मैं 10 रुपए भी बनाऊंगा लेकिन मैं बनाऊंगा यार कुछ तो। जी मैं छोटी सी जगह में 50 लोगों को लेके आऊंगा, लेकिन मैं लाऊंगा कहीं ना कहीं से। जी तो वो एक काबिले तारीफ चीज है, जो कि मुझे लगता है इस पूरे आइडिया को जिंदा रखती है। और अभी भी लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, इंशाल्लाह कभी ऐसा जरूर चाहेंगे कि कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स जो हैं, या वो लोग जिनके पास थोड़ा भी कैपिटल है, थोड़ा जी इन्फ्लक्स है कैपिटल का, तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। इवन मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक हमारे जो थिएटर एक्टर्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े, हमने जब अंधा किया था 2001 में, तो हमारे एक शो में अमिताभ बच्चन सर आए थे जी देखने। क्योंकि जी अंधा युग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के जो पापा हैं, हाँ जी हरिवंश राय बच्चन, जी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। जी तो और वो शो देखने के बाद में अमिताभ बच्चन जब स्टेज पे आए सर, तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे थिएटर से बहुत लगाव है, और कभी तो मैं कोशिश करूंगा जिंदगी में, चाहता हूँ कि एक बार मैं स्टेज पे वापस आऊं।
जी तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो आज भी इंतजार कर रहा हूँ कि कभी वो ऐसा हो कि अमिताभ बच्चन जी स्टेज पे आए और हम उनको लाइव देख पाएं कि जी परफॉर्म करते हुए। जी और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो क्या इनमें से कुछ लोग जिनके पास है इतना पैसा है कि वो एक अपकमिंग टैलेंटेड थिएटर डायरेक्टर्स को क्या कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है उनके प्ले को, क्या वो अच्छे ऐसे वेन्यूज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे अभी काफी अच्छा एक नया चला है ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। हाँ अभी जी उन्होंने पूरा जी एक बनाया है और थिएटर जी वालों को एक जगह दी है कि हम परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह के और इनिशिएटिव्स अगर होंगे तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हम लोग भी उन्हीं की तरह थिएटर कर पाएंगे जैसा ब्रॉडवे में जी या ऑफ ब्रॉडवे में होता है। जी डेफिनेटली। मतलब आपको लगता है कि एक तरीके से एक एक्टर जो कि थिएटर से सीख के जाता है और उसके बाद वो एक बड़ा नाम कमाता है इंडस्ट्री में, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसे वापस आना चाहिए अपनी रूट्स पे। एंड साथ में अगर वो उतना कमा पा रहा है कि वो सपोर्ट कर सकता है थिएटर को, तो उसे एक तरीके से उसे ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसकी फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं वहीं से बनी हुई है। हाँ, ये बस एक मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल एक सोच है, एक रिक्वेस्ट है, और इसमें किसी को ये नहीं है कि किसी को कहा जा रहा है कि जी उन्हें क्यों करना नहीं ही कर रहे करना। हो या जी करना है। हाँ, करना ही करना है। लाइक देख लीजिए आप, सब हम सब समझदार लोग ही हैं और कोशिश तो यही करते हैं कि समझदारी ही आगे लेके जाएंगे। जी तो डेफिनेटली। बस। जी। बाकी फिर आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में भी काम किया है, जैसे फोन चिरैया में आपने जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी काम किया है वहां पे। तो आपने मनोज बाजपेयी सर के साथ में भी काम किया, आपने रणवीर शोरे सर के साथ में भी काम किया। तो उनके जैसे आपने पावरफुल जो परफॉर्मर्स के साथ में आप काम करते हैं, तो वहां पे आपका काम करने का तरीका कैसा रहता है? मतलब कुछ वैसा सीखने ही को जैसा मिलता है? थिएटर में रहता है। आप अपना काम करके जाइए, आप अपने को एक्टर्स को वो रिस्पेक्ट दीजिए जी जो वो डिजर्व करते हैं। आप उनका किसी का भी समय मत खराब कीजिए वहां जाके कि जस्ट बिकॉज आप अपना होमवर्क नहीं करके गए हैं। और जी मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट वे है, सिंपल तरीका है। आप अपने काम से ही रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को। जी आपको किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को अरे सर मैं आपका फैन हूँ, अरे सर आप कैसे हैं, सर मैं आपके लिए जी पानी लाऊं, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। जी आप अपना काम करके जाएंगे, आप अपने डायलॉग सही बोलोगे, सामने वाले अच्छे एक्टर समझदार इंसान वो अपने आप ही बोलेगा यार तुम अच्छा काम करते हो। जी और डेफिनेटली। और वो एक अच्छा माहौल बनेगा और अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक चीज, एक आर्ट, पीस ऑफ आर्ट बनाना चाहते हैं। जी हो सकता है किसी को इसके अंदर थोड़े पैसे भी कमाने हैं, हो सकता है हिट हो जाने से आगे बहुत सारा काम भी मिल जाएगा, जी लेकिन वो बात की बातें हैं। जी बेसिक मुझे लगता है कि अगर आप उस प्रोजेक्ट की अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें काम करने वाले हर इंसान की ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट होती है। जी डेफिनेटली। मतलब वो तो वो एक बात। रहता ही है कि आपको एक अलग से, मतलब आप भी एक्टर है, वो भी एक एक्टर है, और सेम टाइम पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें भी एक कैरेक्टर डिलीवर करना है। बट जब हम बात करते हैं कि मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं बेस्ड ऑन उनकी जो हम्म परफॉर्मेंस है, या कुछ जैसे हम बोलते हैं कि सीनियर एक्टर के साथ जैसे हम काम करते हैं तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, या फिर उनकी तरीका होता है काम करने का। हम्म। तो वो तरीका क्या रहता है? जैसे जब आपने फोन चिरैया में काम किया सुशांत सिंह के साथ में, तो आपको उनका क्या तरीका लगा, कि उनका एक्टिंग करने का क्या तरीका था जो लोगों को अभी तक, मतलब एक तरीके से जब हम सुनते हैं कि वो एक बेहतरीन एक्टर थे, इस तरीके से लोग बोलते हैं, हम्म। तो क्या तरीका, मतलब आपको क्या लगा? वो जैसे तरीका, अब ये इसको हम जैसे मैं ना बहुत काम अपने आप में रहता हूँ और मैं अपना काम करता रहता हूँ, ठीक है। अब ये एक तरीका हो सकता है, जी लेकिन कई बार क्या होता है, कभी कभी नर्वस एनर्जी को रिलीज करने के लिए बातें करनी भी जरूरी होती है। तो कई बार डिस्कशन करना भी जरूरी जी होता है। तो जैसे सुशांत सिंह का हमेशा मैंने देखा कि वो सीन को 15 से 20 बार तरीके से बात करेंगे उसके बारे में। तो बहुत एनर्जेटिक एक माहौल हमेशा रहता था कि ऐसा करूं क्या, मैं वैसा करूं क्या, इसको ऐसा कर दें क्या, वैसा कर दें क्या। जी और मेरा तरीका ये है कि मैं सोचूंगा कि मुझे ऐसा करना है कि नहीं करना है, फिर मैं कर दूंगा। फिर अगर कोई बताएगा कि नहीं करना था, ऐसा वैसा करना था, तो मैं बोला चलो वैसा कर देते, कोई बात जी नहीं। तो ये दो तरीके हो गए। अब मनोज सर का काम करने का तरीका है कि सबको साथ लेके चलते हैं वो। हाँ जी यू नो वो आपसे पर्सनली भी वो आपसे बहुत बातें करेंगे, आपके परिवार के बारे में, कहाँ रहते हो, कैसे आए तुम, वो जानना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब आप
थिएटर से आए हैं तो वो पूछते हैं कि क्या थिएटर किया है। जब मैंने उनको कहा कि मैंने निर्मल पांडे जी के साथ भी थिएटर हाँ किया है जी। उन्होंने, तो उन्होंने उससे भी सवाल पूछे, अरे कब किया था, अच्छा हाँ मुझे याद है उन्होंने वो प्ले बनाया था तब। हाँ तो जी। वो एक तरीका भी रहता है किसी एक्टर का कि एक रेपो बिल्ड जी। करते हैं। और जी। फिर जब हम सेट पे होते हैं तो इट्स इजियर टू टॉक टू ईच अदर, इट्स हाँ जी। इजियर टू कम्युनिकेट, जी। ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे, क्योंकि कई बार एक नया एक्टर होगा तो वो शायद बड़े एक्टर को देखे सहम के हाँ शायद बात जी। ही ना करे। जी। आइडिया आएगा भी तो वो कहेगा कि कहीं मैं छोटा हूँ, बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, जी। है ना। तो उस चीज को नॉर्मलाइज कर देना, उस चीज को एक एक सबको एक लेवल पे लेके आना, उस मामले में वो बहुत समझदार थे। जी। मैंने मुकेश तिवारी जी के साथ काम किया, तो वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक जोक कोई ना कोई मार के या कुछ ना कुछ एक हंसी वाली बात कह के पूरी टीम को, अगर कोई ऐसा चल रहा है कि टेक हो रहे हैं या थोड़ी टीम थकी हुई है, तो एक जोक मार के वो सबको थोड़ा माहौल को लाइट कर देते जी। थे और जी। उस लाइटनेस में उसको काम करते थे। जी। तो सबका ये जी। ट्रेड्स तो हैं ही। जी, हाँ अलग बिल्कुल। अलग ट्रेट्स रहते हैं। बाकी आपके लिए मतलब एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, तो मतलब एक सारे एक्टर्स के लिए ज्यादा इजी रहता होगा कि एक सेट पे जो एक बिल्कुल। माहौल बन जाता है कि जब आप परफॉर्म भी कर हाँ रहे हैं, सपोज आपको कैरेक्टर के लिए आपका कैरेक्टर डिमांड कर रहा है, आपको बहुत तेज आवाज में बात करनी है या रूड होके बात करनी है, तो आप पर्सन से तो नहीं बात करें, कैरेक्टर से करें, तो वो प्ले करने में एक कंफर्ट जोन आ जाता है, समझ आ जाती है। जी। तो उसमें, हाँ उसमें गलतियां वगैरह जो भी होती है ना वो कवर अप हो जाती है, इन द सेंस वो वो खलती नहीं है इतनी, वो ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, चलो जी। आगे बढ़ते हैं, जी। यू नो। जी। बाकी फिर एक आप जब एक स्ट्रॉन्ग सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके पीछे आपका क्या सीक्रेट रहता है, मतलब कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन तरीके से निकल पाता है या फिर एक कलेक्टिव रिदम में जब आप काम करते हैं कि सबके साथ में मिलके आपको काम करना है, परफॉर्म करना है, या ऐसा होता है कि अपना सीन आप लोग को बेस्ट देना है? मैं तो हमेशा सीन बाय सीन ही चलता हूँ, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे इस सीन में बेस्ट देना है या नहीं देना जी। है। मेरे लिए एक बार मुझे लाइंस याद हो गई, सब कुछ हो गया, जी। तो मैं रिएक्शन पे उतर जाता हूँ। जी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर सीन तरीके अलग अलग होते हैं, कई सीन सब सब कैरेक्टर सब सीन्स को ड्राइव नहीं करते। जी। हर सीन की डिमांड अलग होती है। कोई जी। सीन जो है, अगर आप और मैं एक सीन कर रहे हैं भाई बहन का, और जी। अगर आपकी डिमांड उसमें ज्यादा है तो मुझे समझना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर की ये बहन की डिमांड है, और जी। ये भाई उसको पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उस जी। डिमांड को, जी। है ना। तो इस तरीके से सीन्स अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हर सीन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ये सीन खा जाओगे, आप सामने वाले एक्टर को जी। छा जाओगे, ये सब नहीं सोचना जी। होता है। सोचना ये होता है कि सीन क्या कहना चाह रहा है, और क्या हम सीन को ए पॉइंट से लेके जेड पॉइंट तक लेके जा सकते हैं या नहीं जी। जा रहे जी। हैं। और तो उतना ही काम रखिए आप उस सीन के लिए, उससे ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने जाएंगे तो ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। जी। तो जितना, जैसे हंसल सर हमेशा मुझे कहते हैं कि गगन कीप इट सिंपल, जी। हमेशा चीजों को सिंपल रखिए, और वो सिंपल चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं, ऐसा डेफिनेटली। मेरा मानना है। जी। हम्म। मतलब आपको एक सीन की जो डिमांड है वो समझनी चाहिए पहले तो, और उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे स्क्रीन स्पेस मिल रही है तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देना, या इस तरीके से परफॉर्म कर देना कि मुझे ही स्क्रीन स्पेस मिले, मतलब क्योंकि वो आपका एक इंडिविजुअल वो नहीं है। आपको सीन अपना सिंप्लिसिटी के साथ बिल्कुल। में बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिकली रिव्यूअर्स को जो है जब वो देख रहे होंगे तो फिर वो टच करना चाहिए वो सीन बेसिकली। तो आपके को एक्टर को, आपके डायरेक्टर को, आपको सुनना आना चाहिए आपको, मतलब सुनने की एक्टिंग नहीं करनी है, सुनना है, जी। यू नो। क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, बाकी फिर आपको आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। जी। आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि किसी ने आपका नाम पुकारा गगन, तो आप, हाँ, आप वैसे ही बोलोगे, इसके अंदर आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जी। यू नो। डेफिनेटली। तो सुनना बहुत जरूरी है। जी। एंड फिर बाकी जैसे एआई हम सुनते हैं आजकल बहुत ज्यादा आ गया है, डीप फेक काफी ज्यादा यूज हो रहा है, या सिंथेटिक मीडिया के एरा में जो है, हम आपको क्या लगता है कि एक एक्टिंग का मीनिंग जो है वो फ्यूचर में चेंज होने वाला है? मतलब एक एक्टर को अगर आप एक नेक्स्ट 5 साल में मतलब क्या सिखाना चाहेंगे कि उन्हें अनलर्न करना चाहिए चीजों को ताकि वो रेलिवेंट रहे एक तरीके से रियल टाइम में? लर्निंग, अनलर्निंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जी। जब हम बहुत एक ही किसी एक वर्चू को या किसी एक तरह की सिखलाई को अगर हम लोग बहुत ज्यादा मानने लग जाते हैं, तो हमेशा चांसेस होते हैं उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म में जाने के। जी।
एक कट्टरपंथी आइडिया आ जाता है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके अलावा इसका और कोई स्वरूप नहीं हो सकता, ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता। तो इस चीज से हमेशा मैं खुद पर्सनली जो है अवेयर रहना चाहता हूँ कि कहीं मैं अपनी ही बातों में इतना ना उलझ जाऊं कि मुझे और किसी तरीके से बात समझ में आने की ताकत ना बचे मेरे जी पास। तो वो अनलर्निंग बहुत जरूरी है कि हाँ, आपने सीख जरूर लिया है, लेकिन ये दुनिया जो है और ये जो पूरा आर्ट, जो जो हम चीजें करते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, आने वाले टाइम पे जो भी क्रिएशंस आएंगी, चाहे वो एआई का आपको थ्रेट लग रहा है या आपको किसी भी चीज का थ्रेट लग रहा है, ये कंस्ट्रक्ट डिकंस्ट्रक्ट होता रहेगा। आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, एज एन एक्टर मैं कहता हूँ कि मैं रेडी रहना चाहता हूँ बस। मैं जी ये नहीं कहना चाहता कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैं सिर्फ रेडी रहना चाहता हूँ, रास्ता कभी भी बदलना पड़ सकता जी। है, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को तैयारी करनी होती है, जरूरी नहीं कि हर दिन वो ओलंपिक में जाके छलांग मार ही रहा है, हाँ जी। लेकिन उसको रोज अलग अलग तरह की छलांगे मार के प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो उस दिन फाइनल डे पे कितनी मारेगा पता लगेगा। जी तो जी वो रेडीनेस होनी चाहिए आपके जी अंदर। जी तो डेफिनेटली सो, बस, मतलब एक तरीके से उसलिए, आपको प्रिपेयर रहना हाँ, चाहिए। जी और मतलब। वो डी लर्निंग उसमें होती रहती है कि आपने जो लर्न किया है उसको अनलर्न करते रहना पड़ेगा, उसको नए तरीके से सीखना पड़ेगा, फिर से जी अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से फेलियर का चांस होगा, फिर से शायद सक्सेस मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी। जी सो यू हैव टू बी जी रेडी फॉर दिस जी सर्कल। जी डेफिनेटली फिर। बाकी फिर आप एक्टर भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, मतलब आपने तीनों प्रोसेस में काम किया है। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट करना हो जो आपको अपनी लेगेसी डिफाइन करे, तो वो कि सोशल या ह्यूमन इशू पे आप करना चाहेंगे, कि कौन से इशू पे आपका रहेगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं इस वक्त एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ। अभी जी बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है, हमने अभी दो चार ड्राफ्ट ही कंप्लीट किए हैं। जी बट यस, इट इज अ सोशल ह्यूमन इशू। बट मैं ये कहानी एक थोड़े ह्यूमर के साथ और थोड़े थ्रिल के साथ भी कहना चाहता हूँ। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बिलीव नहीं कहूंगा, मैं उन उन कहानियों से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता हूँ जो बात को बहुत ज्यादा सीरियस, गंभीर बना देती हैं। जी मेरा राइटिंग स्टाइल, या कहेंगे कि मेरी जो क्रिएशन का स्टाइल है, वो ये मोस्टली यही रहता है जी कि हंसते हंसते बात कह दी और फिर पता लगा अरे बात तो बड़ी थी, जी यू नो। तो इस जी तरह की एक कहानी लिखी जा रही है, तो जी शायद डेफिनेटली वो मैं करूंगा। जी डेफिनेटली सर। बाकी सर मतलब आपका जो प्रोसीजर रहता है, जैसे बहुत सारे नए एक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? कि आपको जैसे होता है कि मुंबई में आते हैं, काफी ज्यादा एक स्ट्रगल पीरियड रहता है, या बोलते हैं बहुत ज्यादा कि यंग आर्टिस्ट जब आता है तो फिर जो है नेटवर्किंग पे फोकस करना होता है, या मतलब अपना रियाज कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब क्या चीज रहेगी जो आप उसे एडवाइस करना चाहेंगे? मैं कहूंगा एक बैलेंस लेके चलिए। एक आजकल के जमाने में मैं ये नहीं कहूंगा कि नेटवर्किंग जरूरी नहीं है। अगर ये मैंने वही बात कही कि अगर जो जी कट्टरपंथी हो जाना आइडिया को जी लेके, या जी एक एक्सट्रीमिज्म में चले जाना कि नहीं, जी नेटवर्किंग छोड़ो, तुम सिर्फ मेहनत करो, तो वो भी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो गलत एडवाइस होगी। आप जब आते हैं यहाँ पे, आपका फोकस बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपके दोस्त को काम मिल गया और इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो डर है कि कहीं फोकस हिल जाएगा, तो वो उन जी बातों का ख्याल रखिए। जी है ना, नेटवर्किंग कीजिए, बिल्कुल नेटवर्किंग आज के डेट में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जी प्लेटफॉर्म्स, ये जी सब, रेड कारपेट, ये जरूरी है। जी अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो जी प्लीज, बट लेकिन किसी एक चीज में खोइए मत। जी एक, आप एज एन एक्टर जब आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कोई कठपुतली की तरह उसको एक यूनिडिमेंशनल मत बनाइए उसको। आप जी अपनी एक्सप्लोरेशन को एक एक ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी के रूप में देखिए। जी एक एक्टर की पर्सनैलिटी भी उसके लिए काम करती जी है ना, कि जी वो किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है, जी क्या नहीं करता है, जी कैसे अपना काम करता है। तो सब चीजों का बैलेंस चाहिए। जी होमवर्क का बैलेंस चाहिए, रेपिटेशन का बैलेंस चाहिए, जी नेटवर्किंग का बैलेंस चाहिए, अपने फोकस का बैलेंस चाहिए। और इतने पागल भी मत हो जाइए फोकस के पीछे कि रातों की नींद उड़ जाए और अपनी हेल्थ खराब कर ली, जी क्योंकि हेल्थ भी बहुत जरूरी हाँ जी है। तो डेफिनेटली। इन सारी चीजों को, हाँ, तो एक्टर आई थिंक नीड्स टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ, जितना हो सके।
हाँ जी, मतलब आपको एक तरीके से जो है हर चीज बैलेंस करके चलना चाहिए, कि हर चीज मतलब एक फोकस करके नहीं, हर जो क्राइटेरिया है, नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है, एक्टिंग भी इम्पोर्टेंट है, सबको एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ में लेना चाहिए। हम्म। जी। बाकी फिर मतलब जैसे काफी सारे थिएटर ग्रुप्स जो है वैसे तो अलग अलग स्टेट्स में अभी है, फिर भी हम बोलते हैं कि दिल्ली जो है एक तरीके से थिएटर का एक हब है, जहाँ पे आपके हम्म। काफी सारे प्लेस होते हैं, जैसे मंडी हाउस हम सुनते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा। तो वहां पे जो ऐसे जो बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं वो इसलिए भी प्रिपेयर करते हैं कि वो एक बिग स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर टाइम पे हम थोड़ा सा सीख लेते हैं एक्टिंग थिएटर ज्वाइन करके। एंड उसके बाद जो है हम कुछ टाइम पीरियड में जो है बिग स्क्रीन पे हम लोग परफॉर्म करेंगे या ऑडिशंस देंगे या मुंबई जाएंगे। तो काफी सारे जो रहते हैं उनका वो अप्रोच रहता है कि ऐसा थिएटर ऐसा लर्निंग कुछ टाइम के लिए रखते हैं, बाकी उनका हम्म। जो अप्रोच है वो बिगर पिक्चर वो देख रहे हैं एक तरीके से। तो उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि उनको कैसे जाना चाहिए, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, कि उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए, उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर के पास में जाना चाहिए, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जैसे होते हैं कास्टिंग हाउसेस होते हैं उनके पास जाना चाहिए, या प्रोडक्शन हाउस से जुड़ना चाहिए, तो वो कैसे होता है? हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के जो यंग जितने भी एक्टर्स जिनको मैंने देखा है वो मुझसे ज्यादा जानते हैं इन सब ऑप्शंस के बारे में जी। कि कहाँ से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन से रास्ते से किधर पहुंचेंगे। बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी एक्टिव सोशल मीडिया पर्सन, जी। बट मैं देखता हूँ कि आज दिल्ली, बॉम्बे आने से पहले ही दिल्ली में किसी बंदे की जो रील्स हैं वो वायरल हो पड़ी हैं हाँ जी। काफी टाइम से। कि अगर आपको वाकई में उस मीडिया में ही जाना है, अगर आपको वो क्रिएट करना है, तो वो रास्ते वहीं से खोल के आ चुके हैं। जी। वो ऑलरेडी फेमस हैं और फिर वो बॉम्बे शिफ्ट होते हैं, जी। तो वो काफी जानते हैं लोग। अ, बाकी आपने जितनी भी चीजें कही कि प्रोडक्शन हाउस के पास जाना चाहिए या थिएटर में जाना चाहिए, ये मैं कहूँगा पर्सनल चॉइसेस हैं। ये आप ये तो इंडिविजुअल के हिसाब से उनकी सब्जेक्ट सब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो जी। किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। जी। मेरे कई दोस्त हैं जिनको मैं कितना भी कह लूं कि नहीं तुम थिएटर करो, थिएटर करो, थिएटर से आएंगे, वो नहीं करते हैं। जी। तो फिर भी मेरे दोस्त हैं जी। वो, है ना। और कई लोगों को मैं कितना भी कहता हूँ थिएटर से बाहर निकलो, अरे बाहर भी चीजें हो रही हैं, वो नहीं, वो वहीं पे फंसे हुए हैं। जी। तो वो अपना अपना रास्ता जी। सबका है। जी नहीं, तो मतलब अपना एक प्रोसीजर तो रहता है, सबकी अलग एक जर्नी है ऑब्वियसली, और सबका एक अलग प्रोसीजर रहेगा। अगर किसी को एक पर्टिकुलर थ्रू के मतलब एक कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर वो जाके जो उसका वो रोडवे मिल चुका है, जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वो सेम ही रहे। बट एक बेसिक एक हम्म। अप्रोच होती है, जैसे कोई अभी हम जैसे जो सोशल मीडिया पे भी आपने बोला कि एक वो एक रास्ता पहले से बना के आ रहे हैं, कि वो रील्स वगैरह उनकी वायरल हो चुकी है, ऑलरेडी वो एक नाम कमा चुके हैं, एक फैन फॉलोइंग उनकी ऑलरेडी बन चुकी है आने से पहले। हम्म। बट स्टिल जो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी इन्फ्लुएंसिंग के फील्ड में नहीं है, वो कोर एक्टिंग में है। मतलब मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए है कि उन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना है, कि वेदर कि वो प्रोडक्शन ऑफिस के पास जाए, या वो कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करे, या क्या करे, मतलब जो अभी दिल्ली में सीख रहे हैं या कुछ भी मतलब कोई भी स्मॉल स्टेट में सीख रहे हैं, एक बेसिक कोर एक्टिंग का आइडिया है बट ये सब आइडिया नहीं है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखिए आजकल के जमाने में इंटरनेट पे, गूगल पे, और थ्रू सोशल मीडिया बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी शेयर हो रही है इन जी। चीजों के बारे में। जी। एक्टिंग क्लासेस चल रही हैं हाँ जी। ऑनलाइन, और एक नहीं चल रही हैं, 10 चल रही हैं, 15 चल जी। रही हैं। ठीक है, वर्कशॉप्स होती हैं, दिल्ली में भी होती हैं, बॉम्बे में भी जी। होती हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, जी। सेमिनार्स होते हैं। जी। सेमिनार्स, नेटवर्किंग को लेके सेमिनार्स होते हैं। मैंने खुद जी। कुछ दिनों पहले ही देखा कि उन्होंने कहा है कि अगर आप सालों थिएटर करते रहेंगे और एक्टिंग अच्छी करते रहेंगे तो भी शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मतलब इस जी। तरह का उनका वो पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है उन्होंने। आई थिंक आने से पहले सबसे अच्छी चीज आप ये कीजिए कि आप जितना हो सके इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। जी। हो सकता है, और उन लोगों से जो इनके जो जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इन कंपनीज के, या इन लोगों से एक बार फोन पे बात करके उनका जायजा लीजिए कि आपको बात करते हुए कैसा महसूस हुआ उनसे। लग रहा है कि बंदा जेन्युइन है, लग रहा है कि अच्छी बात कर रहा है, लगता है कि ढंग की बात कोई बताएगा, तो ही वो रिस्क लीजिए कि आप झोला उठा के वहां से आप यहाँ आ रहे हैं। एक उसके बारे में क्या कह सकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम, वो जैसे हम शूट करने से पहले जी। रेकी करते हैं। जी।
जी एक जगह को देखते हैं कि कैमरा यहाँ लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उस तरह का एक सिचुएशन का जायजा लेना मुझे लगता है जरूरी होगा, इससे पहले कि आप अपनी हार्ड अर्नड इनकम को सडनली यहाँ पे आके वेस्ट करें। जी मतलब ये मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ जिन्होंने शायद कुछ जॉब करके शायद अपनी कोई जमा पूंजी की होगी, कुछ पैसे बचाए होंगे, और अब वो सोच रहे हैं कि मैं 2 साल आगे यहाँ पे देखूंगा, स्ट्रगल ट्राई करके देख करूंगा। लेता हूँ, ऑडिशन देके हाँ, देख लेता हूँ। स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल जो एक कॉमन जो वर्ड यूज होता है इसके लिए, कि मैं ये ट्राई करूंगा। तो आने से पहले जितने ही आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को लेके, जितनी आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, एक वेट कर सकते हैं जी सिचुएशन को कि कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। आप जी किसी से मदद लेके, अपने दोस्त से जो ऑलरेडी शायद यहाँ होंगे, जो ऑलरेडी काम जी कर चुके होंगे, या आपके कोई सीनियर हैं, तो ऐसे और मदद लेने में कोई बुराई नहीं है बिल्कुल। आपको एक मैसेज करना है कि ऐसा ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोग सही हैं। थिएटर में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं फलाना ढिमका के साथ काम करने वाला हूँ, तो क्या वो जेन्युइन आदमी है? अरे वो मुझसे कह रहा है कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो 22,000 रुपए में, और फिर मैं तुमको लीड एक्टर देता हूँ, तो क्या ये जेन्युइन है? क्या देने चाहिए 22,000 रुपए? तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ ये सब भी बहुत होता है। जी बहुत लोग हैं यहाँ पे जो बेवकूफ बनाने भी बैठे हैं। तो जितना आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, उतना आपके लिए आगे बढ़ना आसान जी। मतलब होगा। और आपको लगता हाँ, है कि उन्हें एक प्लान के साथ में आना चाहिए, इसलिए अपनी हार्ड अर्न इनकम बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि आपने थोड़ा सा सीख लिया एंड उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाओ। आपको एक कुछ होना चाहिए बैकअप में कि आप वहां पे आ रहे हैं फिर ऑडिशन दे रहे हैं। एटलीस्ट बिल्कुल दो चार होमवर्क, इसको कॉन्टैक्ट मैं होने हमेशा कहता चाहिए, नेटवर्क्स होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 to 4 हूँ। नेटवर्क्स तो मिनिमम है कि उन्हें चाहिए बिल्कुल, बेसिक, कि ऐसे एक उठ के प्लान गए। बनाए। जी। मतलब एक ऐसे प्लान के साथ भी काफी सारे आते हैं कि हम आएंगे, हम 4 5 हमें पता है कि यहाँ यहाँ ऑडिशन होते हैं, तो यहाँ यहाँ जाके हम हम्म। ऑडिशन दे देंगे, तो उस प्लान के साथ में आने की जरूरत नहीं है। वो एक आप आ सकते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क पे आ रहे हैं, फिर वो ऐसा है, डेस्टिनी का मामला है कि फिर अगर बेवकूफ बना दिया गया आपको, तो बना दिया गया, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जी आप। डेफिनेटली तो सर। बाकी पिछले 10 साल में इंडियन एक्टिंग फील्ड में आप क्या लगता है कि कितना इवॉल्व हुआ है, और स्पेशली थिएटर से ओटीटी तक जैसे हम लोग गए हैं, काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस आजकल क्या देखना ज्यादा पसंद कर रही है, या एक इमोशनली इंटेलिजेंट हो गई है कि आप कोई भी सीन जो परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग को एक देखना पड़ता है कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है एक तरीके से। एक बार का आप दोहराएंगे जरा अपना जी। सवाल? मतलब एक तरीके से ना पिछले 10 साल में जो इंडियन एक्टिंग है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जैसे पहले हम थिएटर्स देखते थे, शोज ज्यादा चलते थे, आजकल लोग ओटीटी पे आ गए हैं, या उनका जो देखने का जो टाइम स्पैन है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो कितना ज्यादा आपको लगता है कि इवॉल्व हुआ है एक्टिंग की फील्ड में, और कितना ज्यादा, मतलब क्योंकि आजकल अवेयरनेस भी ज्यादा हो चुकी है हर चीज के प्रति कि जो भी कुछ चीज आती है वो एकदम से एक तरीके से लोगों के पास पहुंच जाती है, तो वो कितना चेंज हुआ है, मतलब ऑडियंस को अप्रोच करने का तरीका या कुछ। चेंज हुआ है ये कि एक एक बिल्कुल आपने कहा कि अटेंशन स्पैन लोगों का शॉर्ट हुआ, और जैसे ओटीटी पे शिफ्ट हो गए हैं। जी चेंज ये भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म गोल्स लेके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, ना मैं किसी जी का नाम लेना चाहता हूँ जी ना मैं, बट काफी प्रोग्राम्स मुझे ऐसे लगते हैं जो मैं एज अ व्यूअर जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे इन्होंने थोड़ा सा और सोच लेते, जी थोड़ा सा और सोच लेते, ये ऐसे क्यों छोड़ दिया ये बीच में। तो वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत हो रही है अब। वो बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे कि कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज या कुछ मार्केटिंग पीपल बैठ के वहां पे कुछ डिजाइन बना रहे हैं जो जो एक जी क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता, नंबर गेम ज्यादा है। तो वो क्लैश हमेशा से रहा ये है। आई आई थिंक कि आर्ट बनेगा कैसे, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाया कैसे जाएगा, क्योंकि उसके बिना आर्ट बन नहीं सकता। जी तो ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ओटीटी ने आने के बाद में थोड़ी सी एक उम्मीद जताई थी कि यहाँ ऐसे एक्टर्स को भी काम मिल रहा है, और या ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनको हमने पहले देखा नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, जी बहुत कमाल के लोग थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनको पता लगा कि यहाँ ऑडियंस है, और तो फिर वही एक वापस से एक सर्कल जी मुझे लग रहा है कि शुरू हो गया कि बड़े जी बड़े नामों को ही
हाँ जी। वहाँ वो लाया लिया जा जा रहा रहा है। है। और कंटेंट थोड़ा सा वीक हो गया है, जो भी जी। जिसको आप कहते हैं कहानी या कैरेक्टर्स या स्टोरी जो आपको टेलिंग। इमोशनली थोड़ा सा कुछ भी आपको देता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका भी अगर थोड़ा सा बैलेंस ढूंढ लिया जाए, वही बात के अगर आप स्टार्स को दे रहे हो करोड़ों रुपए, तो थोड़े से राइटर्स को भी हल्के से भी थोड़े ज्यादा दे दोगे तो राइटर्स जी। अच्छी कहानियां लिख पाएंगे। जी। और बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है यहाँ। बहुत ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी भी इस बात से लड़ रहे हैं और अच्छी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एंड देयर आर एग्जांपल्स ऑफ के अभी आई थिंक अपलॉज जो है वो हंसल सर की गांधी जो एक सीरीज जी। आने वाली है, एंड आई होप जी। जिसमें ए आर रहमान सर ने म्यूजिक दिया है। तो ये कोलेब्रेशंस भी हो रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक ही तरह का मामला नहीं हो रहा है। दूसरी अच्छी चीज जो हो रही है वो ये है कि कुछ एक्टर्स जिनको काफी टाइम से शायद जी। नहीं अ, उतना काम मिला, या उस तरह जी। का काम जिस तरह वो काम डिजर्व करते थे, उनको वो मिल रहा है। और वो बहुत अच्छी बात है, वो मिलता जी। ही रहना चाहिए। और काफी अच्छी राइटिंग भी काफी टाइम से आई है बीच में, जो हमने देखी जी। ओटीटी में भी। आप स्कैम 1992 की बात कर लें, या आप इसकी सीक्रेट गेम्स की बात कर लें, या पाताल लोक की बात कर लें, तो जी। ये चीजें भी हो रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल के ये चीजें साथ साथ में ही चलती रहेंगी और चलेंगी। ये जो चेंजेस है ये होते रहेंगे। जी फॉर डेफिनेटली। तो वो मतलब आपके लिए एक तरीके से ये ग्रो भी हो रहा है प्लेटफॉर्म जो है साइड बाय साइड में। एंड इट्स काइंड ऑफ इवॉल्विंग कि ये इवॉल्व हो रहा है टाइम के साथ में, बस इन्वॉल्व ये हो है कि रहा थोड़ा है और इन्वॉल्वमेंट में। इवॉल्व होने की हाँ, जरूरत है। और उसमें उसमें जब इवॉल्व होती हैं चीजें तो उसके अंदर कुछ चीजें नेगेटिव में भी होती हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव में भी होती हैं, जी। बिकॉज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो जी। तो वो मंथन जिसको कहते हैं होता है। मतलब आपने काफी हद तक जो है थिएटर भी किया है, जो ऐसे आर्टिस्ट है जो खाली थिएटर में रहना चाहते हैं, मतलब उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए मे बी इंडस्ट्री को और ज्यादा तरीके से, या फिर वो एक तरीके से उन्हें थिएटर में ही सेटल डाउन होके रहना चाहिए कि उसी में अपनी आर्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए कि आर्ट ही परफॉर्म करते रहे। ये तो अगर किसी ने 20-30 साल थिएटर किया है, 15 साल थिएटर किया है, तो आई थिंक मैं कौन ही होऊंगा उनको ये बताने के लिए कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने इतना खुद किया है वो खुद ही अपनी जिंदगी का मालिक है, डिसाइड कर सकता है कि मैं यही रहना चाहता हूँ, ऐसा ही करना चाहता हूँ। कई ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं पीछे जिन्होंने कभी फिल्मों की तरफ ध्यान भी नहीं किया, वही पजामा पहन के वही कुर्ता पहन के वो लोग सदियों बच्चों को सिखाने जाते हैं। आज भी कुछ आर्टिस्ट हैं। आप आदिशक्ति चले जाइए, आदिशक्ति में आज भी वीना पानी चावला की वो वर्कशॉप्स होती हैं। और वो जो वहाँ का जो जो फिजिकल और म्यूजिकल थिएटर जो वो करते हैं, जिस तरीके से वो कहानियां कहते हैं अपनी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके, अ, वो कभी नहीं निकलते वो वहां से। उनका अपना आश्रम है, वहीं जाते हैं, हम लोग जैसे लोग जाते हैं, मतलब बड़े बड़े स्टार्स वहां जाते हैं हाँ सीखने जी, के लिए। सीखने के लिए। तो हाँ, तो वो भी एक तरीका है। अब उनको कोई क्या ही बोलेगा कि आप आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, वो बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो लोग बहुत जी। अच्छा काम कर रहे हैं। जी। डेफिनेटली। तो ऐसे आई थिंक टू ईच हिज ओन। तो वो जी, सबकी जर्नी एक तरीके से अपनी अलग है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जी डेफिनेटली। सो बाकी जैसे थिएटर में जो आपने बोला कि एक तरीके से हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम है कि एज कम्पेयर टू लोग इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ या ओटीटी की तरफ पे आजकल हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से जो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि एक रीजन आपने दिया कि अवेयरनेस कम है लोगों में। जैसे आपने खुद का बताया कि आप पंजाब से आते हैं, उसका बैकग्राउंड है कि वहाँ पे अवेयरनेस लोगों में कम है थिएटर की तरफ में। या फिर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा शोज भी होते हैं, जैसे हम देखते हैं बुक माई शो पे भी शो आ रहे हैं, बट एक वहाँ पे ऑडियंस कम है कि वहाँ पे जितने मूवीज में टिकट्स बिकती है उतनी थिएटर्स की नहीं बिकती है कंपेरेटिवली। तो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन क्या रहता है एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए जो मतलब ऐसा थिएटर में ही परस्यू करना चाह रहा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो है ही, थिएटर में बिल्कुल है। वो रहते हैं। प्ले प्रोड्यूस से लेके एक्टर्स की पेमेंट तक लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके
नहीं है फंड्स लोगों के पास। लोग जी मैंने देखा है कई मेरे जो जो थिएटर के कलीग्स, मैं उनको दोस्त मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे हम उम्र नहीं है शायद, वो जी कलीग्स हैं, लेकिन दे वर्क सो हार्ड टू गेट फाइनेंसेस, स्पॉन्सर्स। वो वो कई बार मैंने कुछ लोगों को तो अपने जो एक्टर्स जो बड़े अभी थोड़ा सा जिनका नाम हो गया है, जी। तभी थिएटर किया करते थे, उनसे भी कि अरे तुम दे दो मुझे ये पैसे, मुझे ये करना है, तुम हाँ दे दो, जी। अरे तुम्हारा तुमने इस साल बहुत कमाया है। तो इस तरह की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। बट अच्छी बात यह है कि स्पिरिट ऑफ द थिएटर नेवर डाइज। वो जी कहते हैं ना, थिएटर का कीड़ा जब लग जाता है किसी को तो फिर जी वो आ, कुछ भी करके वो जुगाड़ कर ही लेते हैं, और जी जुगाड़ से होती हैं चीजें जी। यहाँ पे। मतलब एक स्टोरी टेलिंग की आर्ट है, उनका एक पैशन है जो वो फॉलो कर रहे हैं, वो पैशनेटली उसे कर रहे हैं, तो वो अलग अलग रिफोर्सेस पे खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं, काइंड ऑफ राइट थिंग फॉल इन राइट प्लेस काइंड ऑफ थिंग हो यू जाता कैन यू कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम एनीबडी, राइट? है। चाहे वो पैसे की कमी की वजह से हो या कहीं नहीं। एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन, एक आर्टिस्ट को फिल्मों में काम नहीं मिला, वो सड़क पे गाना बजा देगा। जी ठीक है, आर्टिस्ट का तो काम ही वही है। वो तो यही जो मैं पहले कह रहा था कि वो आप पक्का पता कर लीजिए अपने दिमाग में कि आपको आर्टिस्ट की लाइफ जीनी है या नहीं जीनी। जी तो वो पक्का होगा तभी आप ये सब कर पाएंगे, वरना आप हमेशा छोटी छोटी बातों से भटकते रहेंगे कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आपके पास वो ताकत होनी चाहिए कि अरे नहीं, किसी ने काम दिया कोई बात नहीं, मैं अपना गिटार लेता हूँ, सड़क पे कॉर्नर पे खड़ा होता हूँ और अपना गाना गाता हूँ, जी और वही मैं पैसे बनाऊंगा। तो जी। ये पावर आर्टिस्ट के पास है, और थिएटर एक्चुअली इज द वो बिगेस्ट पावर। एग्जांपल ऑफ दैट पावर। जी मतलब एक राइट टू एक्सप्रेशन थिएटर आपको देता है कि एज एन आर्टिस्ट आपको पैशन को एक्सप्लोर करना है, इरिस्पेक्टिव कि आपको कहीं भी आपको परफॉर्म करना है, इसकी आर्ट को जिंदा रखना है, एक तरीके से अपने अंदर का जो पैशन है वो जिंदा रखना है आपको। जी बिल्कुल। डेफिनेटली। फॉर बाकी फॉर नए एक्टर्स एडवाइस आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब ऑडियंस के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, एनीथिंग? यार मैं एडवाइस किसी को नहीं देता, और जी फ्री की एडवाइस तो किसी को देनी भी नहीं चाहिए। जी ले जी लेनी चाहिए, ऐसा मेरा जी जी मानना है कि फ्री की एडवाइस अगर मिले आपको तो ले लो, लेकिन कोशिश करो कि आप कभी किसी को फ्री की एडवाइस ना दो। जी और बस ऑडियंस से जो मेरा काम देखते हैं या काम में मेरे इंटरेस्ट लेते हैं, या जो शायद ये भी जो इंटरव्यू देखना चाहेंगे, और अगर वो इतनी लंबी इंटरव्यू सुनने तक अभी तक पहुंचे, एंड तक पहुंचे जी किसी भी तरीके से, जी तो मैं उनको यही कहूंगा कि अच्छा है, देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अच्छी फर्क करना सीखिए। अच्छा कंटेंट, बुरा कंटेंट, बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा कंटेंट, मीडियोकर कंटेंट, ये आपको अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपके पास वो रडार जरूर होना चाहिए कि ये बात सही लग रही है या नहीं लग रही है, या ये बात में कुछ दम है या नहीं दम है। तो जी बस वो अपना खुला रखिए, अपना दिमाग खुली रखिए, आंखें, जी सुनते रहिए, फील करते रहिए, बस जी डेफिनेटली। जिंदगी जी। जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शब्दों का सफर, एंड आपकी ने बहुत ज्यादा वैल्यूबल लेसेज फॉर एडवाइस भी दिए हमें पॉडकास्ट के दौरान। साथ में आपने थिएटर के लिए भी एक तरीके से अपलिफ्टमेंट के लिए भी काफी सारी चीजें बताई कि कैसे हम लोग भी या फिर ऑडियंस भी, मतलब अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, या कॉर्पोरेट हाउसेस को भी अगर हम कलेक्टिवली अगर कुछ भी मतलब ऐसा कोई यूथ करना चाहे कि वो कलेक्टिव लेके आए या उसके लिए भी फंडिंग लेके जाए, तो मतलब वो काफी ज्यादा, जैसे आप कॉन्सेप्ट आजकल देखते हैं कि अलग अलग चीजें आ रही है मार्केट में कि वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस काफी ज्यादा हो रही है, काइंड ऑफ ये भी एक कोलैबोरेशन ही है। तो थिएटर में भी अगर ऐसे टाइप का कुछ आएगा एंड इन्वेस्टमेंट आएगी, या कोई बड़ा आर्टिस्ट भी अगर सपोर्ट करेगा, तो फिर थिएटर को भी एक तरीके से ग्रोथ मिलेगी, ताकि आर्टिस्ट को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। हम्म। डेफिनेटली फिर आई थिंक आपका मैसेज जो है काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड थिएटर को भी वो एप्रिसिएशन मिला। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, एंड आपके ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द रोल्स जो कि आप परफॉर्म करने वाले हैं द फ्यूचर। थैंक यू, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपके शब्दों का सफर और आगे तक जाए, बहुत जी लोग सर। इसको देखें, एंड इट जी वाज सर। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। तो ऐसे ही नए एपिसोड को देखने के लिए शब्दों के सफर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।